पुनः आपका स्वागत है सशक्त पंचायत की पॉडकास्ट श्रृंखला में। आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हुए हैं दिलीप त्रिपाठी जी। इनकी कहानी बहुत ही रोचक है, पर उससे पहले ये उत्तर प्रदेश से ग्राम प्रधान है और आप काफी लोगों को तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव अगले साल 2026 में अप्रैल में नियत किया गया है। तो आज हम त्रिपाठी जी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में क्या किया और जो पंचायत की जो चुनाव है उसको जीतने के लिए जो युवा साथी हैं या जिनके पास राजनीति का अनुभव नहीं है, वो लोग कैसे ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी जी, नमस्कार। सो दिलीप जी, हसौदी औसनपुर ग्राम पंचायत जो कि सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, वहां से पिछले विगत 10 वर्षों से ग्राम प्रधान है। अगर मैं इनके अवार्ड गिनाना शुरू करूंगा तो मेरे को लगता है कि 10-15 मिनट तो मुझे इसी में लगेगा कि आपको कितने अवार्ड मिले हैं। बट फिर भी संक्षिप्त में, आपकी पंचायत को बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार मिला है माननीय राष्ट्रपति द्वारा। आप 2 बार सीएम अवार्डी भी मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किए गए हैं। आपको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गांव पुरस्कार भी मिला है और इसके अलावा आपको दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सो अवश्य आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया होगा कि आपके अलमारी में पुरस्कारों को रखने की जगह नहीं बची होगी कि इतने 10 सालों में आपने इतना सारा काम किया है। तो बहुत रोचक होने वाला है और हम बहुत कुछ आपसे सीखने वाले हैं और हमारे साथी जो ग्राम प्रधान हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि वो क्या करें कि उनको इतने सारे अवार्ड मिले और इतना सारा उनको विजिबिलिटी मिले। दिलीप जी, मेरा पहला सवाल हमेशा इससे स्टार्ट होता है कि आप ग्राम प्रधान बने ही क्यों, और जब आपने निर्णय लिया कि आप बनेंगे तो आपका चुनाव लड़ने की प्रक्रिया कैसे रही और आप कैसे चुनाव जीते? शुरुआती दौर में सब क्योंकि राजनीति में या प्रधान प्रधान बनने का तो कोई सपना था नहीं। कॉलेज टाइम में भी ये था कि चलो बिजनेस करना है, आगे शहर की तरफ जाना है, क्योंकि गांव में तो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। क्योंकि हमने अपने बचपन में हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो हम लोग तख्ती और झोला लेके पढ़ने जाते थे किसी बगीचे में, किसी खलिहान में। बारिश होती थी तो भाग के किसी के घर में छिपते थे। पता चला फिर वो खलिहान वाला कहता था नहीं, कल से आप लोग यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे, तो टीचर हमें दूसरी जगह लेके जाते थे। तो बड़ी मुश्किलों से हमारे यहाँ सन 84 में प्राइमरी विद्यालय की स्थापना हुई हमारे गाँव में। जी। उसमें हमने कक्षा 5 तक की पढ़ाई की, और उसके बाद चूंकि गाँव में स्कूल उसके आगे का था नहीं, तो वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की, इंटरमीडिएट तक वहाँ। फिर ग्रेजुएशन करने के लिए मैं बाहर गया, और गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने मध्यकालीन इतिहास और समाजशास्त्र से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया वहाँ पे। हम्म। तो फिर भी उस समय भी गांव के प्रति कोई ऐसा नहीं था कि चलो हमें गांव में जाना है, क्या करना है। बस ये था कि हाँ, गांव में प्रधान जी होते हैं, उनका रुतबा होता है, ये देखते थे कि सब लोग आइए, ये प्रधान जी, मान सम्मान का एक पद रहता था। हम्म। तो उस समय तक तो कोई विचार नहीं था। फिर अपना व्यापार करने के लिए हमने शुरुआत किया, क्योंकि हमारे परिवार में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। मैंने कहा कि नहीं, हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं करना, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता कोई 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 विशेष कारण दिलीप जी कि आपने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी? और हूँ। थोड़ा सा नहीं, हाँ। कोई विशेष वो नहीं था सर, क्योंकि उसमें बंध के रहना मैं नहीं चाह रहा था। शुरुआत में ही मेरा अलग था कि जैसे गांव में एक एक आदमी, एक हमारे बाबा लगते थे पटदारी के, वो एमए करके आए थे। तो हमने कहा मैं ये एमए किए, मैं इनसे आगे जाऊंगा, तो मैंने डबल एमए किया। तो अच्छा। शुरुआत से ही थोड़ा अलग, मतलब एक खुराफाती वाला दिमाग था कि कुछ हमें अलग करना है। जी तो जी जी। पहला स्टेप हमने वही उठाया कि हमने डबल एमए किया, कि चलो मैं गांव में अलग हूँ जिसने डबल एमए किया। फिर ये था कि गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि एक लिमिटेशन है, और एक सोच एक लिमिट तक सिमट जाती है कि हमें इतने में ही सारा लाइफ गुजारना है, इसी में सारी चीजें, शादी विवाह से लेके सब कुछ करना है। बिजनेस में क्या है कि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, उतना टाइम अगर आप अपने बिजनेस में देंगे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो यहाँ हमें संभावनाएं ज्यादा दिखी, तो मैं बिजनेस की तरफ डाइवर्ट हुआ, और उस समय मैंने सोलर का बिजनेस स्टार्ट किया। रिन्यूएबल एनर्जी में 2004 में मैंने शुरुआत किया, जब लोग गिने चुने दुकानें थी यूपी में, 3-4 जगहों पे इसकी शॉप्स होती थी। गांव में गिने चुने सोलर लाइटें दिखती थी, और या तो खंभे वाले जो टेलीफोन थे उस पे MARR सिस्टम पे। तो उसी को देख के मेरे मन में विचार आया कि बिजली तो उस समय रहती नहीं थी, क्यों ना इसका बिजनेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर पे है। और जैसा नीति आयोग ने हमारे जिले को देश के 10 अति पिछड़े जनपद में शामिल किया है, तो अब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो स्पीड पकड़ लिया, खूब चला।
और ऐसा चला कि हमें फिर पीछे मुड़ के टाइम देखने की फुर्सत नहीं मिली। फिर हमने एक गांव से अपने भाई को भी बुला लिया, अपने हाथ बटाने के लिए भाई भी आ गए, तो गांव पे माताजी और पिताजी हमारे रह गए। तो ये जो दुकान है आपकी गोरखपुर में ही है? नहीं, सिद्धार्थनगर में, जिला मुख्यालय पे। जिला मुख्यालय में सिद्धार्थनगर, ठीक है। हाँ, तो गांव से हमारे 60 किलोमीटर दूरी पे जिला मुख्यालय है। तो अब वहाँ 2004 में मैं वहाँ शिफ्ट हुआ। फिर जब काम बढ़ा तो भाई को भी मैंने अपने यहाँ बुला लिया अपने हाथ बटाने के लिए, तो अब भी आ गया। हम्म। और 2005 में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई। माताजी और पिताजी हमारे गांव में रहते थे, हम्म। और चूंकि उस समय हमारी ग्राम पंचायत दो गांव को मिला के बनी हुई थी, तो दूसरे गांव में चूंकि वोटर ज्यादा थे, हमारे गांव में वोटर कम थे, तो अधिकतर ग्राम प्रधान उसी गांव का होता था, कभी वहां के कभी हमारे यहाँ के। हमारे यहाँ का रोटेशन कम ही आता था। तो बारिश के दौरान, क्योंकि हर गांव में आप जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा जब जो दिक्कत है सड़क का है, लोग सड़क बनने नहीं देना चाह रहे हैं, पूरा पानी सड़क पे ही आएगा, नालियों का। उनके खुद के दरवाजे पे गाड़ियां नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सड़क बनने में दिक्कत करते हैं। तो हमारे यहाँ भी वही लाल फीताशाही था। बारिश के दौरान एक हमारी मदर को स्नेक बाइट, सांप ने काट लिया। हम्म। उस समय मैं जिला मुख्यालय पे था। गांव में संसाधन नहीं थे, न गाड़ियां ले जाने की व्यवस्था थी, न नजदीक अस्पताल था। और बारिश भी हो रही थी किसी तरीके से, मतलब लोगों को पिताजी ने हमारे बताया कि सांप काट दिया, अस्पताल ले चलना है। तो लोगों ने कहा ठीक है, चलो पहले सोखा ओझा के पास चलते हैं, डॉक्टर के पास जाने से कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया कि सोखा, फला सोखा के पास ले चलो, वो ओझा के पास ले चलिए। फिर बारिश हुआ है और बारिश लेके आइए, और बारिश में गांव से बाहर ले चलो, वहां ट्रैक्टर से फिर हम ले जाएंगे। जब हमने प्रेशर डाला, चूंकि मैं बारिश में उसमें बाइक थी हमारे पास में, भीगते हुए आ रहा था कि नहीं नहीं अस्पताल आप ले जाइए। तो जब तक ये लोग उनको किसी तरीके से अस्पताल लेके पहुंचे, तो वहां पे स्नेक बाइट की दवा नहीं, कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं, और वहां तक पहुंचते पहुंचते उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं, और फला सोखा है वो तो 6 दिन बाद जिंदा कर दिए, कोई कहे 3 दिन बाद है। तो उसी वहां पोह में गांव के लोग, अब जैसा जिसकी बुद्धि वैसा लोग सजेशन दे रहे थे। हम्म। मैं पहुंचा तो मुझे तो पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा भाई दाह संस्कार की तैयारी कराई, शुरू कराइए, और इन्हें इनका अंतिम क्रियाक्रम किया जाए। तो लोग बोले नहीं नहीं अभी फला सोखा को बुलाया गया है, एक दो आए भी, उन्होंने अपना तंत्र मंत्र इधर उधर दिखाया, तो हमने, उससे कुछ होना नहीं था। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गांव में जो है एक तो शिक्षा का घोर अभाव है, और बिल्कुल। जो जो इनके अंदर आज भी वो दकियानुसी बातें जो किस्से कहानियों में इन्हें सुने हैं, वो भरी हुई हैं। तो एक यहाँ एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि शिक्षा का अभाव है। इसी नाते सारी चीजें हो रही, नहीं तो गांव की सड़क भी बन गई होती, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता, लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता होता। तो उसके बाद हम लोगों ने गांव छोड़ दिया। गांव में आना जाना कम हो गया, क्योंकि गांव में जाने पे वही था सबका कि गांव का आगे कौन आए, बिल्ली गले में घंटा बांधे कौन, प्रधान जी से सवाल कौन करने जाए। 2013-14 में मैंने अपने प्रयासों से उस गांव के अंदर सड़क बनवाने का प्रयास किया, और उसमें कामयाब हुआ। 600 मीटर की सड़क हम पास करा के गांव में लाए। जब काम शुरू कराने पहुंचे, तो गांव के कुछ, जैसे हर गांव में होते हैं, बनरा कर जैसा भी आप पिक्चर में देखे होंगे हर जगह हम्म। पंचायत में, तो हमारे यहाँ भी बनरा कर बहुत थे, और खासकर अपनी बिरादरी के, हमारी बिरादरी के। हम्म। तो सड़क जब बनवाने पहुंचे, तो जहाँ 5 मीटर की सड़क थी, तो दीवालों के किनारे पुष्टि होती है, गांव में मिट्टी डाल के पुष्टि डाले रहते, नहीं 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 नहीं, ये यहाँ तो 2 मीटर सड़क है, ये मेरी जमीन है, ये तेरी जमीन है, यहाँ नहीं जाने देंगे। यहाँ टेढ़ा मेढ़ा हम्म। बनाने के लिए मतलब बहुत प्रयास किए, काम ही ना होने दें। अब मैं हम्म। प्रशासन के पास भाग के जाता था। तो हम्म। उनका पहला सवाल होता था, आप क्या हो, आप गांव के प्रधान हो? तो बोलते थे नहीं। तो कहते बीडीसी हो? नहीं। तो जब उनको पता चलता है एक आम नागरिक है और हम काम कराने के लिए गांव में डेवलपमेंट कराने आए हैं, तो उनके दिमाग में तो हमें जो लगा कि गांव का विकास सिर्फ प्रधान या बीडीसी करा सका, आम आदमी तो करा नहीं सकता है। तो फिर उनका ये था कि अरे क्यों नेतागिरी करने आए हो, अपना चुपचाप जाओ, अपना रास्ता नापो। तो कोई हमें मदद नहीं मिली वहां पे। तो उस हम्म। समय हमें ये लगा कि गांव का प्रधान तो मतलब बहुत पावरफुल आदमी है, क्योंकि सबका मतलब आप प्रधान जी हैं जब कहते थे नहीं, तो उनका तुरंत टोन बदल जाता था। हम्म। इसी तरीके से इंटेंट पकड़े हमने पूरे गांव में सीसी रोड बनवाई, टेढ़ा मेढ़ा, जिस तरह का जहां जिसने कहा मैं वहीं रुक गया कि बस यहीं, यहाँ से आगे मेरा है, नहीं जाएगा। तो किसी तरीके से काम कराना था, बना के हम फिर वापस चले गए। गांव के सब लोग भी सपोर्ट में नहीं आए, क्योंकि उनको ये था कि ये तो यहाँ रहेंगे नहीं, तो सिद्धार्थनगर रहते हैं।
रहना नहीं हमें इन्हीं ये थोड़ा सा रोचक ये, क्योंकि देखिए सड़क आप रहें या ना रहें, जो आप सड़क बना रहे थे, मेरे को लगता है उससे किसी का व्यक्तिगत फायदा तो था नहीं, आप तो गांव में खुद ही नहीं रह रहे थे, आपको तो ना, हाँ, तो लेकिन दिक्कत उससे ये तो था, गांव के लोगों को ही फायदा होता। तो गांव फायदा हो। गांव के जो लोग की जमीन सड़क से लगी हुई थी, उनका तो समझ में आता है विरोध करने का कारण, बट जी, बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आया कि उनके फेवर की चीज है, उनके लिए एक अच्छी चीज है, अगर सड़क बन जाएगी तो उन सभी को लाभ होगा, तो बाकी लोगों के अंदर भी ऐसी कोई भावना नहीं थी। नहीं थी, लेकिन वो उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि जो बवाल कर रहे थे वो दबंग थे गांव अच्छा। में हर जगह। तो अब ये हुआ कि जब वो रोक दिए तो सबको ये लगता था कि सड़क बन रही है, वो चौड़ी होगी तो जहां तक बनेगी सरकारी हो जाएगी, क्योंकि हम्म। वो है ऑलरेडी। वो तो बाद में मैंने स्टडी किया तो पता चला है तो डी की जमीन है, इसका मालिक गांव का प्रधान है। तो हाँ कहीं ना हाँ। कहीं जो प्रधान का भी सहारा रहा कि अगर ये सड़क बनवा देंगे बिना प्रधान रहे तो मेरी राजनीतिक करियर मेरा खत्म हो जाएगा। तो और वो आप सामने वो आपने बाय द वे किया भी बाद में। कि उसी के जिद के नाते में वापस आया। तो वो पीछे से उन्होंने पुशिंग किया, और हमारे गांव के लोग जो कि वो दूसरे गांव के प्रधान थे, यहाँ पे इनको वोट नहीं मिला था, तो वो पीछे से कि नहीं नहीं हम ये तो करवाने वाले थे, ये तो ये आके करवा दिए, ये नहीं बनने देना है, मैं बनवा दूंगा, इससे बढ़िया बनवा दूंगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये था कि चलो ये तो वन टाइम वाले हैं, वो तो परमानेंट वाले रहेंगे। तो जो भी डर बस या अज्ञानता बस जो भी हो, उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना सपोर्ट मिला, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। वापस चले गए गांव के लोग, चूंकि कचहरी और मुकदमा और देखने इसके के लिए, बाद है। इस रोड के लिए जो फंड है, वो आपने जी, व्यक्तिगत था या आपने कहीं से रेज नहीं किया था इसको? नहीं, हमने सरकार से वो व्यवस्था की थी, अपने जो संपर्कों से हमने उस गांव में सड़क बनवाने के लिए प्रयास किया, तो हमें सरकार से पैसा मिला ये किसी बहुत तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है भाई, जो लोग ग्राम पंचायत में प्रधान बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप ये समझिए दिलीप जी से कि उनके पास उन्होंने गांव की एक समस्या का समाधान बिना ग्राम प्रधान बने ही कर दिया। जबकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि पैसा कौन देगा, तो दिलीप जी अगेन उसका भी उदाहरण दे रहे हैं कि दिलीप जी ने कोई अपना व्यक्तिगत पैसा नहीं लगाया है, बट कमिटमेंट था, समय लगाया है, रिसोर्सेज लगाए हैं, नेटवर्क लगाया है, और सबसे बड़ी बात की उस गांव में लगे रहे उस काम को कराने के लिए। अब तो सर मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर गांव में सड़क होती तो हो सकता है कि हमें चिकित्सा की सुविधा मिल जाती, मेरे मदर सिर्फ माँ आज बच्चा। जिंदा होती। तो एक हमारे अंदर वो शुरू से था कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है गांव के लिए, हम क्या करें। तो अब सड़क का हमें जो मोटा मोटी लगा कि सड़क बनी होती तो हम आसान होता हमारे लिए जाना और आना। गांव में चूंकि हमारे यहाँ स्टेट हाईवे से 3 किलोमीटर पे गांव है, 2 किलोमीटर तक पिच रोड बनी थी। हम्म। और उसके बाद सन 82 से मेरे गांव में गांव के कुछ दबंग थे जिन्होंने रास्ता नहीं बनने दिया, और गांव के लोग उस आदमी से इतना डरते थे कि वो कभी विरोध नहीं किए। और पीडब्ल्यूडी से लेके सारे लोग। ये जो दबंग है, ये रास्ता नहीं बनने में इनका इनका फायदा क्या है? एक तो ये तो नहीं हो सकता है कि सरकारी जो जमीन होती है पंचायत की, उन्होंने हड़प के बैठे हों, तो एक तो ये फायदा हो सकता है, इसके अलावा और भी कोई है, या आपके केस में नहीं क्या था? नहीं, तो सरकारी जमीन का ही मैटर था उनका, और दूसरा वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो गांव के सबसे उजड़ और बदमाश टाइप के थे, पूरे गांव के लोग उनसे डरते थे, तो जितने भी लोग। दो चीजें वो पहले कहते भी थे, जर जोरू और जमीन। तो यहाँ हाँ, पे भी तो आपका जो है जमीन और जर, जमीन। दो चीजें जी जी, इन्वॉल्व है, जोरू इन्वॉल्व दोनों दोनों। हाँ, तो दोनों चीजें वहां पे फंसी। और वो बनवाया मैंने, लेकिन मैं 2019 में वो सड़क बनवा पाया मैं, बनी, लेकिन वो सन 82 से उसको बनने में 2019-20 तक हमें वो बनने में टाइम लगा। तो जब गांव के लोग आते थे गांव पे फिर भी मिलने, तो बोलते थे अरे भाई आप तो बड़ा अच्छा काम कराए भैया, और आप तो बिना प्रधान रहे काम करा दिया, ऐसा करो आप प्रधानी लग जाओ आप। तो हमने कहा यार हम गए थे गांव पे और देखा तुम लोग डर के मारे वहां सब आते नहीं थे सामने। तो बोले अरे अब क्या करें, कौन लफड़ा करने जाए, जहाँ 5 मीटर की सड़क है जब वहीं टेढ़ा मेढ़ा बनना है, तो हमारे यहाँ तो 2 ही मीटर चौड़ी थी, तो हम लोग भी सोचे कि सरकारी ना चला जाए, और आप तो एक बार आए हो फिर पता नहीं आओगे कि नहीं आओगे। तो लोगों का धीरे धीरे मानसिकता बदला कि हो सकता है अगर ये आदमी प्रधान बन जाए तो बहुत अच्छा काम करेंगे। 2015 में अखिलेश सरकार ने गांव का पुनर्परिसीमन किया, जिसमें उन्होंने ये कर दिया कि 1,000 से ऊपर की आबादी के गांव अगर हैं तो अलग होंगे, तो हमारा सारी क्राइटेरिया में फिट बैठा, गांव हमारा उस गांव से अलग हो गया। हम्म। गांव अलग हो गया तो लोगों को ये हुआ कि सीट सामान्य हो गई। अब चुनाव लड़ेगा कौन, तो अब गांव के पटीदार भी हमारे तैयार हुए और लोग भी हुए, तो गांव वाले बोले कि नहीं नहीं आप चुनाव लड़ो और हम लोग आपको वोट देंगे, और आपने तो बिना प्रधान रहे इतना काम करा दिया और आप तो अच्छा काम कराएंगे। हम्म। तो अब जैसा होता है कि ना कि एक चलो 4 लोग कह रहे हैं तो अगर नहीं भी मन में है तो वैसे चलो भाई लड़ लिया जाए चुनाव। तो हम्म। जब गांव में आए तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या है गांव में
जो चुनाव हमसे लड़ रहे थे, गांव के पुरोहित थे, वो सम्मानित आदमी थे गांव के, लेकिन पिछली बार भी वो एक चुनाव हार भी चुके थे। तो वो आए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें निर्विरोध हो जाने दीजिए, और चूंकि भगवान का दिया सब कुछ है अपने पास, सारी चीजें हैं, तो गांव में मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ, और कोई फायदा नहीं, चुनाव हम आप लड़ोगे तो आर्थिक और हर तरीके का वो होगा, और आपस में गांव की जो सौहार्द है, सौहार्द वो गड़बड़ होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो यहाँ रहते नहीं, आप तो एनआरआई हैं, किसी को मुसीबत आ गई तो आप तो लखनऊ रहोगे या सिद्धार्थनगर रहोगे, थाने पे कौन जाएगा, अस्पताल का क्या है, प्रधान का मतलब 24 घंटे रहने वाला आदमी, हम्म और आप तो यहाँ रहते नहीं। चूंकि मैं 10-12 साल बाद गाँव गया था, तो बहुत से लोग, छोटे छोटे बच्चे जानते ही नहीं थे कि हम लोग कौन है, हम्म कहाँ से है, क्या है, तो हम्म बताना पड़ता था फला के हैं। चुनाव हुआ उसमें, और एकदम रोमांचक, जैसा पिक्चरों में होता है वैसे ही चुनाव हुआ। हमने हम्म अपना मैनिफेस्टो जारी किया, अब चूंकि मैदान में उतर गए थे तो अब इज्जत बचानी थी किसी तरीके से, तो अपना हम्म मैनिफेस्टो हमने जारी किया कि हम तो वाईफाई लगाएंगे, सीसीटीवी लगाएंगे, पब्लिक हम्म एड्रेस सिस्टम पूरे गांव में हम देंगे, सरकार की सारी सुविधाएं कराएंगे, और गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, और गांव को एक मॉडल गांव बनाएंगे कि जिससे कि हमारे गांव के लोग को कहीं बाहर जाएं तो ये बोले फला गांव के हैं, तो लोग आसानी से पहचाने। हम्म चुनाव शुरू हुआ तो एकदम हर तरीके, साम दाम दंड भेद, शुरुआत हो गई। उसमें हमें फायदा ये मिला कि हमारी माता जी चूंकि उस गांव की पहली पढ़ी लिखी महिला थी, तो हम्म महिलाएं उनके पास चिट्ठी लिखवाने के लिए, बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो उनसे चिट्ठी लिखवाने आती थी, उनसे सिलाई कढ़ाई सीखने आती थी, और उनका क्योंकि व्यवहार ऐसा था कि उनसे महिलाएं और काफी लोग घुले मिले थे, उसका हम्म बेनिफिट हमें मिला। और हम्म चुनाव में तो ऐसा चुनाव का हुआ तैयारी की, हम जब कहें वाईफाई लगाएंगे तो विपक्ष कहता था कि वाईफाई अगर हो गया तो गांव बर्बाद हो जाएगा, इंटरनेट आया तो सब बर्बाद, सीसीटीवी लगा तो रात में कोई छत पे नहीं सो पाएगा, सबकी निजता का हनन हो जाएगा, आरओ का पानी अगर इन्होंने पिलाया तो जैसे अंग्रेज चाय का आदत डाल के चले गए, वैसे आप खेत में काम नहीं कर पाओगे, धूप में निकल नहीं पाओगे। तो वो एन केन प्रकरण ऐसा, मतलब चुनाव हुआ कि मुझे एक बार लगा कि मैं तो गया काम से, तो बुरे गया फंस गए यहाँ, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, ये तो मैं चक्रव्यूह में फंस गया। हम्म लेकिन अभी वही कहावत है गांव में कि जो ओखल में सिर पड़ गया तो मूसल की गिनती कहाँ हाँ कर करना है। देना हाँ हाँ तो फिर हम लोगों ने अपना, हमारे फैमिली के महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे लोगों के घर गए, उन्होंने वोट मांगा कि हम लोग आपके लिए कुछ नया करने आए हैं और करेंगे, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। उनका तर्क ये था विपक्ष का कि ये लोग आए हैं यहाँ पैसा कमाने के लिए, इनका बिजनेस चौपट हो गया तो यहाँ से पैसा लूट लेंगे, तब कोई काम नहीं होगा और कोई मिल नहीं अच्छा पाएगा। तो चुनाव हुआ, हाँ चुनाव हुआ, गांव वालों ने हमें जिताया, 27 वोट से मैं पहली बार जीता, और टोटल वोटा परसेंटेज का 52% वोट मुझे मिला जब तो आपने चुनाव। कितने 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 वोट थे टोटल? टोटल हमारे यहाँ 650 वोट थे। 650 वोट थे। साढ़े और छह सौ वोट कितने लोगों ने वोट कास्ट किया था वोटिंग? करीब 617 लोगों ने चुनाव में वोट अच्छा डाला अच्छा, था। ऑलमोस्ट सभी ने हाँ कर दिया था वोट। हाँ हाँ, लगभग और सबने किया। आप 27 वोट से जीते। हाँ, 27 वोट से मैं चुनाव जीता। और आपके यहाँ वार्ड कितने हैं? 11 वार्ड है। अच्छा 617 वोट में भी 11 वार्ड है? हाँ, छोटी पंचायत है, 1024 आबादी है हमारी। तो एक वार्ड में 50-60 वोट आते होंगे, 60-70 वोट आते होंगे। और अलग अलग डिपेंड करता है कि कहीं 90 किसी गांव हमारे वार्ड में है, किसी में 80 है, किसी में 100 हो गए, परिवार के ऊपर वो रहता है। परिवार के ऊपर है। तो हाँ, तो इस तरीके से अपना डिसाइड तो आप होता है। 27 वोट से जीते आप। काफी मतलब हाँ, चुनाव कांटे की टक्कर रही। बहुत कांटे की टक्कर रही, और इतना इसमें अनुभव हुआ कि मतलब जो ये कहते हैं ना कि गांव का एक बार कोई प्रधान अगर बन गया, अगर किसी गांव में किसी आदमी को अगर उसकी औकात दिखानी हो कि मतलब लोग मुझे कितना चाहते हैं और कितना मेरा गांव में भौकाल है, तो एक बार वो जिंदगी में प्रधान ही लड़ जाए ना, वो फिर उसकी सारी औकात समझ में आ जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे हमारे सामने आए कि हमारे बाप दादा ने कभी किसी को घास काटने से रोका था, उसने हंसिया ले लिया तो हम वोट नहीं देंगे। किसी जमाने में जब रहे होंगे कभी जमींदारी शासन में, घोड़े पे आ रहे थे और उनका बोझा ढकेल दिए तो हम वोट नहीं देंगे। ये खेत हमारा था, आप लोगों ने हड़प लिया, सीलिंग से पहले जो था जिसे सीलिंग में छुड़ा लिया गया, तो वोट नहीं देंगे। आपके पिताजी ने एक बार हमारे भाई को गाली दिया तो वोट, मतलब इतना ज्ञान हो गया कि समझ लीजिए कि वो पीएचडी हो गया कि आदमी। कहते हैं वो केवल आपके नहीं, आपके पूरे पूर्वजों के परिवार की पूरी कुंडली खोल के रख दी गई सात मतलब। 7 पीढ़ी का घड़ा मुर्दा उखाड़ते हैं, ऐसी ऐसी 7 पीढ़ी काफी का। बातें तो आपको ही पता चलेंगी जो आपको नहीं पता होंगी।
हमको हमको तो ऐसी ऐसी बातें हमें पता ही नहीं। हम पूछते थे अपने चाचा से और गांव में लोग तो कहते रहे हाँ पता नहीं कब हो गए, तो 2-3 पीढ़ी की बात है। यानी कि यही तो बता अब दो वो कि सही 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 बात है कि लोग ऐसे ही बना रहे हैं मतलब कहानियां। 7 पीढ़ी के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, और उसमें इतना मतलब पर चुनाव जो एक बार लड़ेगा ना उसको सब पता लग जाएगा कि कौन अच्छा, अपना ये कौन जो पराया। आपके यहाँ ये जातिगत क्या है अपना हिसाब किताब मतलब? अब जातिगत ये है कि ये हमारे यहाँ ब्राह्मण बाहुल है, लगभग 35% ब्राह्मण हैं, और मुस्लिम भी हैं, हरिजन भी हैं, सारी जातियां लगभग हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ ब्राह्मण वोटर हैं। 35% ब्राह्मण है। फिर हाँ उसके हाँ। बाद ये ओबीसी है या एससी ज्यादा है? नहीं ओबीसी हैं ज्यादा, उसके बाद एससी हैं। ज्यादा उसका तो ओबीसी होंगे, हाँ, फिर एससी और है। माइनॉरिटी के हैं तो 8 से 10% मुस्लिम हैं। माइनॉरिटी के भी हैं 10%। तो मतलब जी। आपका गांव एक तरह से पूरा मिनी भारत है, बस ट्राइब्स नहीं है। हाँ हाँ, बाकी बस पूरा, इतना ही बाकी है। आप सब बाकी अब सब। हाँ, अब चुनाव जीत गए, अब मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया है, सबको सपना नहीं, दिखा अभी दिया। चुनाव जीतने में एक चीज और मुझे समझनी थी। ठीक है, और जी ये देखिए चूंकि हम लोग बाकी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, और मेरे जी। पास एक सवाल सबसे ज्यादा, कितने पैसे लगेंगे शुक्ला जी चुनाव लड़ने में? तो कुछ आप अनुमान देंगे कितने पैसे लगते हैं ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने? देखिए पैसे का तो कोई लिमिट नहीं है, पैसे का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या था कि एक तो जो हमारे परिवार के इमेज थी गाँव में, एक उसका हमें फायदा मिला, और खासकर महिलाओं का और बच्चों का सपोर्ट मिला हमें। हाँ और अब खर्चा तो हर जगह जान ही रहे हैं, पोस्टर बैनर में इसमें हुआ। जो खर्चा हमारा हुआ वो बॉम्बे में, चूंकि हमारे गांव के ज्यादातर लोग बॉम्बे रहते हैं, हाँ। उनको लाने के लिए कि भैया हम आएंगे तो आने जाने का टिकट, तो हमें आने जाने का उनको टिकट देना पड़ा। अच्छा। करीब करीब 150 लोग थे, तो उनको हम्म, आने जाने का हमें टिकट देना पड़ा वोट डालने के लिए। अक्सर यही होता है हमारे यहाँ, क्योंकि जब भी वोट पड़ता है तो ट्रेन बुक हो जाती है, बॉम्बे से पूना से लग्जरी बसें पूरी फुल होके आती हैं, गाड़ियां बुक होके, मतलब एकदम मेला लग जाता है। और गांव वालों को भी रहता है कि चलो फ्री में घूमने के मिलेगा। तो अलग हम्म। अलग तरीके से लोग जैसा जो ला पाता है, कोई लाता है कि भाई कपड़ा भी देंगे, आपको चिकना भी देंगे, दारू का भी पैसा देंगे। ये बताइए दिलीप जी कि जी। टिकट आपसे ले लिया, वोट किसी और को दे दिया, ये भी तो संभव है। और वो तो सर है, शाम को कुछ सुबह कुछ और हो जाता था तो वो तो रिस्क था। नहीं तो फिर लेकिन एक लोगों हमारे जो लेकिन बाकी जो ग्राम प्रधान हैं उनके पास जी। अगर ऐसी ऑफर आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई कहता है कि बस करवा दो, तो वो बोले कि जी बस तो हम करवा देंगे, बट इस बात की क्या गारंटी है कि आदमी बस से आने के बाद वोट हम ही को देगा? ये तो कुछ नहीं सर, क्लियर है ये तो क्योंकि उसके अंदर तो कोई घुस के देख नहीं सकता है, और ये होता है आप 100 आदमी को लाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें 20-25 आदमी डाइवर्ट हो जाएगा वो, क्योंकि अच्छा। यहाँ आने के बाद वो दूसरा पक्ष उस पर हावी हो जाता है कि चलो आपको किराया भाड़ा दिए हम, प्लस आपको और देंगे हम। तो हर जगह साम दाम दंडभेद चलता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप राजनीति में हैं तो बिना अस्त्र उठाए तो कुछ काम होना नहीं है। तो हुआ हम्म। खर्चा, लेकिन तब भी 5-6 लाख रुपया हमारा भी खर्चा हुआ। हम्म। लेकिन ये है कि फालतू चीजों में हम लोग नहीं खर्च किए कि ये पैसे देके खरीदना, क्योंकि ये हमने एक आजमाने का देखा कि ये वन टाइम देखें क्या हम लोगों ने यहाँ पे इस गांव के लिए पूर्वजों ने हमारे किया था, या हमने ये सड़क बनवाई थी तो क्या उसका आउटपुट मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि काम कराने पे वोट ना मिलता था। तो वो सड़क जो हमने बनाई उसका बेनिफिट हमें ज्यादा मिला, कि नहीं अगर ये बिना पत्ते रह के अगर ये काम करा सकते हैं तो इनकी सोच हाँ अच्छी है। मतलब लेकिन बिल्कुल सही बात है। आई थिंक जो जो सही काम होता है ना, उसका श्रेय कोई नहीं छीन सकता। मेरे को नहीं लगता कि शराब या जो भी चीजें पैसा चलता है, जो जी। सही काम का श्रेय कोई नहीं छीन सकता। नहीं नहीं कोई नहीं सर, हाँ, हमें तो दूसरे लोगों से उनसे भी पैसा लेके हमको वोट देना, लोगों ने दिया वोट। ऐसे भी थे कि बोले हमको मिला है लेकिन भैया हम ले लिए दे रहे थे, लेकिन वोट तो आपको देंगे क्योंकि आपका हमारे पिताजी की बीमार थे तो बस्ती जिला अस्पताल में आपके बाबा ने उनकी फ्री में दवाई कराई थी। कोई मतलब कहीं ना कहीं वो आके कि 4 वोट है तो भैया 3 आपको जाएगा, ये वो चूंकि हमारे गांव के पुरोहित है तो ये कोटा उनको देना पड़ेगा, भगवान का कसम खाए हैं। जी। तो ऐसे भी लोग सीधे साधे गांव में हैं जो ऐसे भी बोलते थे कि ये कोटा भैया उनका दे, 3 तुम्हें दे दे भाई, या आधा उनका दे आधा तुम्हें दे। हमने कहा भाई ठीक है चलो, आदमी क्लियर बोल तो दे रहा है कि हाँ आधा देंगे हम। तो अच्छा, कई मैंने तरीके से हुआ। आपने अपने गांव में बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं जो हमने देखा। तो जी एक दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, ठीक है, जो कि लोग कहते हैं रिसोर्सेज नहीं है। जिनमें जी प्रधानों से बात करता हूँ वो कहते हैं संसाधन की बड़ी कमी है। वित्त जी। आयोग का जो पैसा आता है वो ज्यादातर सरकार ने उसको जो है टाइट फंड की तरह कन्वर्ट कर दिया है। पहले टाइगर से डिसाइड टाइगर। कर दिया कहाँ जाना है, वो मतलब वो नाम का अनटाइट फंड है, एक्चुअली वो जी टाइट फंड हो चुका है वो जो वित्त आयोग का जी पैसा है। और इसके जी अलावा कहते हैं जो स्कीम का पैसा आता है उसमें जो है राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी बहुत ज्यादा गिरफ्त रहती है। तो अगर हम गांव में कुछ काम कराना चाहें भी तो उसके लिए रिसोर्सेस कहाँ से लेकर के आए? तो
आपने चूंकि बहुत अच्छा काम किया अपने पंचायत में, तो आपने कैसे इस समस्या का समाधान किया? अब जब प्रधान में बन गया था, अब उसके बाद हमने कहा कि भाई अब तो काम शुरू कराना है, क्या क्या किया जाए। तो पता चला कि ग्राम पंचायत का नया गठन हुआ है। अब हमारे खाते में अभी तो हमारा नया खाता खुलेगा और हमें जीरो जीरो अमाउंट मिलेगा। हमारे खाते में तो जीरो जीरो अमाउंट। हम्म। अब गांव के लोग पीछे पड़ गए, भैया ये बनवाइए, वो बनवाइए, वो बनवाइए सड़कें। हम्म। तो अब करे तो क्या करें फिर। अब हमारे काम क्या है। तो हमने हम्म। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या किया कि हमने एक स्टडी किया, पंचायती राज एक्ट का पूरा अध्ययन किया, गांव के प्रधान का क्या क्या काम है। हम्म। तो उसमें हमने देखा कि हमारे काम तो फिक्स है। और हम्म। जो प्रधान रहते हैं वो समझते हैं कि सारे काम प्रधान को ही करने हैं, जैसे आंगनबाड़ी का, स्वास्थ्य विभाग का, राशन विभाग का, मतलब ये सब प्रधान सोचता है कि सब हमें काम करने, जबकि हमारा काम नहीं, हमारा कोई होल्ड नहीं उससे। तो हम्म। सबसे पहले मैंने ये देखा कि भाई हमारे पास काम क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम वही हम्म। कमिटमेंट करें जो हमारे पास पावर है। हम्म। दूसरा फिर मैंने मनरेगा एक्ट का, चूंकि पैसा 6 महीने तक आना नहीं था तो टाइम था, तो मनरेगा एक्ट का मैंने अध्ययन किया। हम्म। मनरेगा एक्ट में तो लगभग 272 या 274 काम है आज के डेट में। ऑल वेदर रोड तक उसमें दिया हुआ है, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई जेई नहीं है ना, हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम पिच रोड बना सके। कोई ऐसा काम नहीं है जो मनरेगा के द्वारा गांव में ना हो सकता। ना हो सके। सिर्फ पिच रोड को छोड़ के, लेकिन ऑप्शन उसका भी दिया है, ऑल वेदर रोड उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने उसको समझा कि भाई मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है, और कौन कौन से लाइन डिपार्टमेंट हमारे गांव में काम कर रहे हैं। तो लगभग 25 से 30 लाइन डिपार्टमेंट हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गांव में काम करते हैं। जी। प्रधान को पता ही नहीं है, वो राशन का भी जिम्मा अपने सर पे लाद के घूम रहा है, तो वो आशा बहू का भी अपने जिम्मे लिए है, कोटेदार का भी लेके घूम रहा है, वो लेखपाल का भी जिम्मा अपने लिए घूम रहा है। हम्म। वो बैंक में केसीसी वाला भी लफड़ा अपने सिर लिए घूम रहा है। तो वो पहले हम्म। मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा काम है, इसके अलावा ये काम मेरा अलग अलग है, इसको अब हम अलग अलग डाइवर्ट करें। अब शुरुआत कैसे करें, हमें आइडिया तो था नहीं, सपने तो बड़े बड़े दिखा दिए। गांव हम्म। के लोगों का था कि अरे अब तो बहुत कुछ हो जाएगा, और सब एक बार में चाह रहे थे हो जाए। तो हम्म। फिर अलग अलग मैंने क्या डिसाइड किया कि अलग अलग 15 से 20 दिन में अलग अलग राज्यों में जाके, जैसे गुजरात गया, महाराष्ट्र में भी गया, तो वहाँ के अलग अलग गाँवों को, जैसे हमने अन्ना जी के गांव का विजिट किया, पोपट राव पवार के गांव का विजिट किया, गुजरात में हमने 3-4 मॉडल पंचायतों का विजिट किया। वहां पे मैंने जाके स्टडी करने के बाद मेरे जो समझ में आया कि हमारे यहाँ का सिनेरियो अलग है और वहाँ का अलग है। हम्म। क्योंकि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो इधर कम है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की अपेक्षा। और बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जो यहाँ नहीं है वहाँ चल रहे हैं, वहाँ है यहाँ नहीं है। तो करने के मतलब प्लान कैसे क्या किया जाए, ये किस तरीके। ये भी एक बड़ा रोचक है, मतलब ना मैं भी जब बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में, या अ, गलत होगा कहना, बट सही बात यही है कि जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, इनकी जब पंचायतों में बात करता हूँ मैं, तो लोग कहते हैं कि लोगों का जो रुचि है ग्राम सभा को लेकर के या पंचायत को लेकर के बहुत कम है। और जबकि हम इधर देखते हैं, महाराष्ट्र जाएं या इवन साउथ में जाएं, तो लोगों में एक समाज के प्रति अभी भी जुड़ाव है और समाज में जुड़ते हैं और लोग उसमें निर्णय लेते हैं। तो चूंकि आपके पास 10 साल का अनुभव रहा है और आपके पास सबसे मजबूत राजनीति का अनुभव रहा है, जिसे पंचायत की राजनीति कहते हैं, जो लोगों के सबसे करीब है, तो आपका क्या मानना है, ऐसे क्यों अवधारणा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से, या मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, ऐसा क्या है कि लोगों को रुचि नहीं रहती है? अब मेन जो फैक्टर मुझे समझ में आया आज तक का जो ये है कि अब जैसे गांव में पहले हम की भावना थी, हम्म। मतलब हम लोग, अब वो बदल के मैं पे आ गई कि मतलब मेरा क्या। अब हम्म। लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए, मतलब 99% लोग व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं। हम्म। वो जिसके लिए एलिजिबल नहीं है वो उसी के लिए फोर्स करते हैं। और हम्म। उनका सोचना है कि अरे प्रधान जी, एक तो दूसरी वो रहता है उसमें, जो मेन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि एक तो अधिकतर होता क्या है कि चुनाव में रुपया पैसा दारू सब चलता है। हम्म। तो वो फिर वो सामने वाले से नजर नहीं मिला पाते हैं, या जवाबदेही उनका, मतलब वो सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। पहला फैक्टर तो ये रहता है कि आपने वोट लेते समय अगर कुछ बोले भी तो प्रधान तो ये बोलता है ना, वो तो आप पैसवा लेते समय नहीं सोचे थे, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। तो एक तो कुछ वो भी रहते हैं, दूसरा वो सोचते कितनी हैं कि कितनी बड़ी बात बोली है आपने, और मैं उसको रिपीट करूंगा कि भैया शराब लेकर के वोट दे दिया तो आपने अपने वोट को बेच दिया, फिर बेच आपका दिया। जो वोट से जो आपको शक्ति और अधिकार मिलता है, वो शक्ति अधिकार आपका खत्म।
गांव में बिरले आदमी मिलेंगे जो ये पूछते हैं कि भैया मेरे हिस्से में, अब तो सरकार ने 700 कुछ रुपया कर दिया एक आदमी का प्रति व्यक्ति जो गांव में आता है, पहले 500 कुछ रुपया था। तो कोई आदमी ऐसा सवाल करने वाला नहीं मिला कि भैया 500 या 600 रुपया मेरे हिस्से का आपने कहाँ खर्च किया, जरा हमें बताओ। उसको बताओ। पता ही नहीं कि एक आदमी के ऊपर सरकार कितना पैसा देता है। बस उसका काम यह है कि भैया इलेक्शन आया, इसी में जो मर्जी खा पी के उड़ा लो, अपना मौज कर लो, उसके बाद फिर 5 साल बाद मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। हम्म। तो वो लोगों की एक तो सोच वो हो जाती है, दूसरा उनको क्या है कि कोई भी काम होगा सारे लोगों के लिए हो, मुझे व्यक्तिगत लाभ चाहिए। तो हम्म। लोग अब व्यक्तिगत लाभ की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। है सामुदायिक सहयोग करने वाले हर गांव में, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गिने चुने हैं, उंगलियों हम्म। पे गिनने भर के हैं कि अगर आप ग्राम सभा की बैठक, मैंने पहली ग्राम सभा की बैठक बुलाई तो मुश्किल हम्म। से 150 आदमी आए, और 150 वो भी पकड़ पकड़ के बुलाए, पहला मीटिंग था तो आए। 150 मतलब, मैं दिलीप जी, आप उसको कम कह रहे हैं, प्रशंसनीय है। आप मेरी पंचायत ऐप में जाकर के देखिए, लोगों ने ना 15 लोगों की जी ग्राम सभा की है, 10 लोगों की ग्राम सभा। कुछ ग्राम सभाएं तो ऐसी हैं कि लगता है कि प्रधान जी अपने परिवार के साथ बैठे हैं और उनके जो दो तीन हाँ उनके वार्ड मेंबर होंगे उनको बैठा लिया है, और उसके अलावा कोई नहीं है ग्राम सभा में। हाँ। अब 150 तो उसमें आपने दिक्कत बहुत क्या बड़ी है, ग्राम सभा की है। तो अब दिक्कत उसमें क्या आती है सर कि लोगों का क्या है, पैसा हमें लिमिट है। जैसे मेरी पंचायत को 6.5 लाख रुपया साल भर में मिलना है। अब हाँ। बैठक होती है तो कार्य योजना बनती है 2 करोड़ रुपए की, कि साहब मेरा भी सड़क बनेगा, मेरा भी नाली। उनको हम लाख कहते हैं कि भाई पिछला सुना के कि अभी मेरे पास इस मद में इतना रुपया आएगा। तो जब हम्म। सही सही बता दो कि 6.5 लाख है, 6.5 लाख में 3 लाख रुपया मेरा पंचायत सहायक के वेतन में, शौचालय के टेकर के वेतन में, और मेरा वेतन मिला के 3 लाख तो ये चला गया। बचा 3.5 लाख, तो उसमें मैं 70 मीटर इंटरलॉकिंग कर सकता हूँ। ये बताओ किसका मैं बनवा दूं। तो सब नाराज हो जाते हैं, अरे लो, हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं। तो कहते हैं अब छोड़ो, जब कुछ होना ही नहीं तो हम फालतू क्यों टाइम वेस्ट करने जाए। कहाँ क्यों ग्राम सभा में आए, क्या करने आए ग्राम सभा में, तो सही बात। मेन वही रहता है। और गांव के जो कुछ वैसे लोग हैं, वो क्या है कि जो प्रस्तावित कार्य योजना रहती है बस नहीं, उसी को ऐसे ऐसे लेके। एक हमारी एक विचारधारा है जो हमारी एम्पावरमेंट संस्था की है। वो कहते हैं कि ऐसे जो फंसे हुए निर्णय हैं, जो पेचीदा निर्णय हैं, जिसमें रिसोर्सेज बहुत कम है और एक करने पे दूसरा नाराज हो जाता है, ये निर्णय अगर ग्राम सभा के थ्रू लिया जाए और लोग खुद न लें, प्रधान जी न लें, तो उससे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सकता है इफेक्ट, या नहीं, उससे कोई बात नहीं बनेगी। नहीं, उसमें तो बवाल हो जाता है ना। वो तो समस्या तो वही आ जाती है कि हर आदमी का कोई ना कोई सपोर्टर मिल जाता है। हम्म। वो है, संभावना है उसमें, लेकिन अब उसमें यह है कि कौन पहला जाए। उसमें पक्ष विपक्ष, अगर वो जिस आदमी का निर्णय हो गया हमारे पक्ष का है, तो विपक्ष वाला हल्ला करेगा कि लो अपने आदमी का काम करा रहे हैं। तो बहुत कम नहीं, चांसेज आप तो ऐसा है। कहिए कि भाई हम तो भैया हमने वोटिंग करवाई, ठीक है हाँ भैया, 4 सड़क थी, जिस सड़क पे सबसे ज्यादा वोट गिरे हमने जी वो जी। सड़क बनवा दी। जी जी, वो तो ऑप्शन है। लेकिन अब 60 मीटर सड़क बने तो कहाँ बने, ये कंफ्यूजन है। हाँ। ये कंफ्यूजन रहता है। तो पहली बैठक में तो चूंकि नया नया था, तो ये था कि जोश था, लोग गांव वाले आए कि चलो अब तो बहुत कायाकल्प हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जोश खरोश में आ गए, पता नहीं कहाँ से उतने लोग। उसके बाद से आज तक फिर कभी उतने लोग नहीं आए। हाँ। ये कंडीशन है। तो जब हमने पूरा स्टडी किया, देखा, तो ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि इनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे बदलाव करें। तकनीक का हाँ। सहारा लेना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि दुनिया उस समय डिजिटल इंडिया की तरफ जा रही थी। हाँ। और कैसे कैसे क्या करें, तो मैंने पहला जो फोकस किया कि जैसे सपोज करिए कि आप हैं, तो आपको ये पता है ना कि मेरे पास मकान इतना है, मेरे पास खेत इतना है, मेरे पास बाइक इतना है, मेरे टोटल एसेट आपको मालूम है। प्रधान को यही नहीं पता है कि टोटल उसकी पंचायत का एसेट कितना है, कितने चक रोड है, कितने चक नाली है, कितने तालाब है, तलैया है, धूर गड्ढा कहाँ है, बंजर कहाँ है, नवीन पड़ती कहाँ है। हर चीज के लिए लेखपाल के पास जाओ। लेखपाल भगवान तो एक बार ढूंढे ही मिल जाएंगे, लेखपाल तो आसानी में मिलेगा नहीं। कम से कम 10 चक्कर लगाओ तो लेखपाल मिलेगा। और वो भी वो अपना वो गुनिया लेके बैठ गया, वो इधर उधर हुआ तो 10-5 फुट तो इधर उधर कर देगा वो। तो और टेक्नोलॉजी का। लेखपाल जी प्रधान जी की कितनी इज्जत करते हैं, सेठते हैं नहीं सेठते, मतलब क्या क्या। लेख नहीं, अब जो बेवकूफ प्रधान है वो तो नहीं, वो तो प्रधान के उनके पीछे लेखपाल भी घूमता है। और जो पढ़े लिखे होशियार हैं वो तो अब जैसे मुझे है, मैं तो रेल देता हूँ कि यू आर केयर टेकर फ्रॉम ग्राम पंचायत लाइन। आप मालिक नहीं हो, मालिक तो ग्राम सभा है। ग्राम आप सभा। उसके चौकीदार हो, तो चौकीदार हो, चौकीदार वाली करो। हम्म। तो वो चीज अच्छा, जिसको आपके यहाँ पता है। ये जो एक भूमि प्रबंधन समिति होती है, वो बनी हुई जी। है आपके यहाँ? हाँ, भूमि प्रबंधन समिति उसमें बनी हुई है हमारे। लेखपाली सचिव होते हैं मेरे हिसाब से, हाँ जहाँ तक। हाँ, तो लेखपाल ही सचिव। आप तो उनके मंत्री हुए ना, एक तरह से आप तो मुख्यमंत्री हुए उनके। हाँ, तो वो कितना सचिव तो हमारे यहाँ ही है।
तो हाँ। उसके लिए मैंने जो सबसे पहला प्रयोग किया अपने गांव में, जो ये हमने 10-12 गांव हमने घूमे देश के मॉडल विलेज को हमने विजिट करने के बाद में हमने निर्णय लिया कि तकनीक का सहारा लिया जाए गांव में। हम्म। तो चूंकि बजट था नहीं, कुछ था नहीं, तो ये हुआ कि चलो कुछ अपना ही लगा के, क्योंकि पब्लिक का विश्वास। और जहां हम जाते थे, जैसे कहीं मिले कि भाई, अरे भाई अब तो प्रधान जी हो गए, क्या अरे अब तो खूब पैसा कमाएंगे, खूब माल काटेंगे, नई गाड़ी कब लाएंगे, मतलब लोगों का नजरिया जहां जिससे मिलते थे, अरे यार तो बढ़िया, अब तो वारा न्यारा हो गया, प्रधान बन गया, लगता था इससे कितना मतलब खजाना मिल गया। जिसको देखो वही नजर में। और अधिकारियों के पास जाओ, कहीं भी आप जाओ, तो उनका नजर में लगता है कि अरे ये तो आ गया है, तो माल काटने वाला, मनरेगा में चोरी करने वाला, पेंशन चोर कर, मतलब हर तरीके से सबसे भ्रष्ट आदमी यही है। तो एक हमें वो इमेज भी बदलनी थी, तो प्रधानों की थी कि नहीं, प्रधान भ्रष्ट नहीं होते हैं। हम्म। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि प्रधान भ्रष्ट नहीं होते हैं, प्रधान को भ्रष्ट बनाया जाता है। हम्म। एक प्रधान के आज के डेट में उत्तर प्रदेश में एक प्रधान की सैलरी है 5,000 रुपये। और उनके काम क्या है? 24 घंटे ड्यूटी है, हाँ हाँ हाँ। 12 महीने, 5 साल उनकी ड्यूटी है। गांव में रात में अगर किसी को मुसीबत आई तो कहेगा अरे भगवान बचाओ, या नहीं, तो कहेगा प्रधान जी बचाओ। ये जो मानदेय भी है, ये फाइनेंस कमीशन से ही मिलता है ना आपका? हाँ, उसी से जाना है, उसी से जाना है। ये बताइए, ऐसे ऐसे एक मतलब ना सवाल, अरे मान लीजिए कोई पंचायत, जिसे हम ओएसआर कहते हैं, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, पंचायत अगर अपने स्वयं आय के साधन अगर बढ़ा करके लेट से 50 लाख कर लेती है ना, काल्पनिक तरीके से मैं कह रहा हूँ, जो ठीक ठाक बड़ी पंचायत है, मान लीजिए 50 लाख तक कर लेती है, तो क्या इन दैट केस प्रधान अपनी सैलरी 12 लाख नियत कर सकता है? ना ना ना, वो फिक्स है, 5,000 रुपया ही उसको मिलना है। हाँ, उसको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि उस पर टाइड अनटाइड और राजविद 15 विद का कोई नियम लागू नहीं होता है। वो ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के प्रस्ताव पे कोई भी काम करा सकता नहीं है। तो प्रस्ताव वो पारित कर ले कि भाई मेरी सैलरी 6 लाख है, 50 हजार रुपये महीना है। नहीं नहीं, वो सरकार ने निर्णय लिया है, बड़े मुश्किल से, और 5,000 हुआ है। तो उसमें वो कोई फेरबदल, सैलरी में कोई फेरबदल, ना पंचायत सहायक के, ना केयर टेकर में, ना अपने में, वो कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। ना ही वो जो हमें 15,000 रुपया कंटीजेंसी का मिलता है कि कंप्यूटर के लिए, प्रिंटर में इंक और कागज पत्तर, ये सब के लिए वो बट ये 15,000। बताइए, अभी हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि पढ़े लोग ग्राम प्रधान बने, ठीक जी। है? अच्छा, पढ़ा लिखा आदमी अगर शहर में 50 हजार रुपये कमा सकता है, या हम्म। 25-30 हजार रुपये भी कमा सकता है, तो अपनी शहर की नौकरी छोड़ करके वो 5 हजार रुपए की प्रधानी क्यों करेगा? मतलब है? ये बहुत बढ़िया सवाल, सवाल तो बढ़िया है, लेकिन अगर जो प्रधान लड़ने आया है, तो पहली चीज तो उसको ये त्याग करके आना पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, तो उनको सेवा भाव से आना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 में कुछ नहीं होना, जैसा हमने अभी पांच बताया ना हजार में कि क्या होना है? 5 हजार में तो मतलब इससे ज्यादा तो मेरे को सफाई कर्मचारी की कितना वेतन है आपके यहाँ? होगा आज के डेट में 42-43 हजार रुपया। हम हाँ, हमसे पंचायत सहायक 6,000 पाता है, जो हमारा शौचालय का केयर टेकर है वो 6,000, और 3,000 मिला वही के मैं नौ कह रहा हजार हूँ, देता आपका है। जो जो सफाई कर्मचारी है, उसकी उसकी तनख्वाह आपसे ज्यादा है ना फिर? हाँ, हमसे हमसे कई गुना 5 हजार रुपये ज्यादा ज्यादा है, हैं? है। कई गुना ज्यादा है हमसे तो। 40 से 42 हजार आज जो सरकारी सफाई कर्मी है, 40,000 से ऊपर उसकी सैलरी है। लेकिन अब हाँ। वो देखिए, एक सेवा भाव से होता है कि चलो हमारे पास समय नहीं है, नहीं, हम देखिए सेवा भाव से आए हैं, बदलाव दिलीप के लिए आए हैं। दिलीप जी, गलत मत मानिएगा भाई, जिसको चलिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। भाई आप व्यवसाय में थे, ठीक ठाक कर जी। रहे थे, ठीक है, चलिए जी। पैशन तो ठीक हो गया, बट घर परिवार भी चलाना होता है, उसके लिए जी। उनकी भी कुछ आपसे है ना एक्सपेक्टेशंस हैं, परिवार की भी ना, वो भी तो है। तो जी। जी। 5 हजार रुपये में कैसे गुजारा होगा बताइए, और परिवार आपको क्यों प्रधान बने रहने देगा? नहीं, तो परिवार में अगर जैसे होता ना, गांव में हम लोग के यहाँ कहावत है कि जो घर का जो सबसे लखैरा आदमी हो, हाँ। जो एकदम खलियर आदमी हो और दंड फंद आदमी हो, कि हर सुर में सुर मिलाने वाला आदमी, उस आदमी को प्रधानी लड़ा दीजिए। गांव उसको प्रधान बना दिए, क्योंकि वो तो 24 घंटा उसकी ड्यूटी है। तो हाँ। उसको उसको कुछ नहीं करना, वो 24 घंटा उसको समझ लीजिए जन सेवा में लगना है। जैसा हाँ। अभी हमने बताया कि रात में अगर मुसीबत आई तो कहेगा हे भगवान बचाओ, या तो कहेगा हे प्रधान जी बचाओ। हाँ। रात में उसको मालूम है कि 112 नंबर डायल करने पे एम्बुलेंस आती है, उसको नहीं बुला के आएगा, प्रधान जी का दरवाजा बड़बड़ाते हैं कि हाँ। भैया चलो अस्पताल ले चलना है। प्रधान जी जो जिस कंडीशन में आनंद फानंद पहने बने हुए, हाँ चलो गाड़ी उठाए चल दिए, हाँ। अस्पताल लेके गए, वहाँ उधर जब तक डिलीवरी नहीं है तब तक बैठ के टूटे फूटे बेंच पे मच्छर कटवा रहे हैं, नचवा हाँ। रहे हैं। और कहीं अगर कहीं लड़का पैदा हो गया, तो पता चलेगा जिसका है वो कहेगा हम तो भैया कुछ नहीं, हमारे मालिक बाहर बैठे हैं, प्रधान जी हमारे बैठे हैं, तो 2-4 हजार तो वो चला गया। बाद में उसको लाने के लिए भी, ये तो तमाम तरीके के हैं कि मतलब हाँ। हमारा तो काम वो है कि जन्म से लेके हमें मृत्यु तक काम करना है। पैदा भी कराओ और घाट तक पहुंचाना है, तो उसमें भी देना पड़ता है कि चलो लकड़ी का पैसा प्रधान जी दे देंगे, हमें तो खाने का, जहर खाने का पैसा नहीं है, बस बनवा दीजिए।
तो अब वो हर तरीके का है। वो तो आदमी ये सोच के आए कि भैया हमको मिलना जुलना कुछ नहीं है, घर से ही पैसा लगाना है, वही आदमी प्रधानी में आए कि घर से पैसा लगाना पड़ेगा और चौबीसों घंटा ड्यूटी देना पड़ेगा। और परिवार विवाह तो भूल जाए, बस ये है कि रात में 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे और 12 बजे भागना पड़ेगा थाने पे, कि अस्पताल जाना पड़ेगा, कहीं लखनऊ भागना पड़ेगा किसी मरीज को लेके, कोई इसकी गारंटी नहीं रहती। तो मतलब एक ये है कि अगर जब तक आप बिल्कुल डिटरमाइंड नहीं हो कि आपको अपना कैरियर राजनीति में ही बनाना है, जी ठीक है, और ये आप इसको मान रहे हो कि प्रधानी जो है ये एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट है राजनीतिक जी कैरियर में, ठीक है, कि मेरे को गांव की राजनीति समझ में आएगी तो मतलब आगे चल करके लाभ होगा, तो जी इसको जी। इन्वेस्टमेंट की तरह लिया जाए तो ठीक है। अगर कोई हाँ, सोचे बस कि ये है इसमें कि प्राथमिक जो एक होता है ना कि नेतागिरी का जो पाठशाला है, हम्म, वो यहीं से शुरुआत होता है। और यहीं से तो आदमी सपना देखता है कि भाई प्रधान बन गए, अब तो हमें प्रमुख बनना है, अब तो हमें विधायक बनना है। तो लर्निंग तो यहीं से शुरुआत हो रही है, तो प्राथमिक तो दिलीप जी आपको पाठशाला में आपका क्या मन है, ब्लॉक प्रमुख, विधायक? हाँ? कुछ नहीं सर, हमारा तो बस ये है कि 10 साल हमारा हो गया, और अभी चूंकि हम देश के कई राज्यों में और कई कॉलेजों में हमें एज ए गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया जा रहा है, तो हम तो उसमें अपना लगाना चाह रहे हैं कि गांव मॉडल कैसे बने, लोगों को हम सहयोग कैसे कर पाए हैं, और प्रधानों को हम कैसे मोटिवेट कर पाए कि आप कौन सा काम करो, क्योंकि हर काम तो नहीं, नहीं पर कर सकता है। दिलीप जी वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, और मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, ठीक है, पर आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को राजनीति में और आगे जाना चाहिए? जो आप परिवर्तन गांव में लेकर के आए हैं, पंचायत में लेकर के आए हैं, कल को आप ब्लॉक प्रमुख बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने या विधायक बने, और भगवान करे सांसद बने, इनफैक्ट हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त वो ग्राम प्रधान जी से ही जी उठ करके मुख्यमंत्री बने हैं, तो जी जी। आपको नहीं लगता है कि मतलब आप जैसे लोग अगर वो रास्ता नहीं लेंगे, और मैं बहुत बहुत रुचि है मुझे जानने में, रुचि की जगह मैं बोलूं बहुत उत्सुक हूं मैं जानने में कि आप जैसे लोग क्यों राजनीति का रास्ता नहीं चुन रहे हैं, जो 10 साल तक राजनीति को अपना समय दे चुके हैं। क्योंकि देखिए इतना हमें अनुभव हो चुका है कि राजनीति मतलब आसान खेल नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पैसा, बिना हम्म। पैसे के आप जा नहीं सकते हैं। और पैसे के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि चुनाव में हो क्या रहा है कि आज की डेट में योग्य लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनका एक विजन क्लियर है और असली वो समाज सेवा में आने चाह रहे हैं, उनकी जगह पे गुंडा और माफिया आते हैं, रुपया पैसा बांट के करोड़ों करोड़ खर्च करके वो जाके वहां बैठ जा रहे हैं। और तो ये कंडीशन है कि अभी आपने देखा है राज्यसभा में वोटिंग हुई, 15 सांसदों ने वोट इनवैलिड कर दिया, सांसद वहां बैठे हुए हैं। तो अब थोड़ा सा एक, अभी तो टाइम लगेगा बदलाव में, लेकिन यह है कि धीरे धीरे बदलेगा। अभी तो पैसा, और हर जगह जान ही रहे हैं पैसा चल रहा है, तो या तो उसके लिए अथाह पैसा हो, इन्वेस्टमेंट आदमी करे कि चलो हमारे पास पैसा है, चलो हम पानी की तरह बहाएंगे, हम चुनाव जीतेंगे। अब वो जमाना कहाँ, पहले कितनी संख्या में निर्दलीय जीत के आते थे, अब धीरे धीरे वो भी संख्या कम होती चली गई। ऐसे भी हमने पढ़ा है कि ऐसे भी सांसद थे जो सैलरी नहीं लेते थे, सारा पैसा जनसेवा में भी लगा देते थे। और अब तो सेम उल्टा हो गया है कि आज की डेट में जिस दिन सांसद या विधायक या कोई भी राजनेता पद पे आता है, उसका हलफनामा देखिए कि हमारा माली हैसियत है 1 करोड़ का, और 5 साल बाद वो पता नहीं कहाँ से ये एकदम उसको पंख लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक है वो, खैर तो पब्लिक आपको का ये है है। कि जितना पैसा चलता है आपको लगता है कि उतना पैसा आप एकत्रित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं ना, हम इसलिए। वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें हर तरीके का वो, जिस तरीके का वो है, वो आज के डेट में साफ सुथरी राजनीति नहीं है। जो जिस तरीके से बट होगा बदलाव, लेकिन धीरे देखिए धीरे होगा। जी दिलीप जी, मैं आपसे तो ये बात कर सकता हूँ, किसी से तो नहीं करूंगा, ठीक है, अच्छा सामान्य ठीक आदमी है। से भैया हम बोले राजनीति साफ सुथरी नहीं है, राजनीति मतलब लोग साफ सुथरे नहीं है, सीधे राइट, राजनीति जी और जी। क्या है, लोग ही तो हैं। हाँ हाँ। और जब साफ सुथरे लोग आप जैसे लोग जाएंगे ही नहीं अंदर, तो साफ सुथरी कैसे होगी, वो तो गंदी रहेगी, क्योंकि वही तो लोग अंदर जाएंगे जब। अब आज के डेट में सब जनता, जो मैंने महसूस किया है कि आज जनता एक तो ग्लैमर देखती है, दूसरे बाहुबल देखती है। पब्लिक आएगी गलत काम के लिए, मर्डर करके आदमी आएगा, बोलेगा भाई हमें बचा लीजिए, हमने मर्डर कर दिया है। आप बोलो नहीं नहीं आपने मर्डर किया है, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे, तो बोलेगा अरे क्या फायदा तुमको वोट देने से, हमने तुमको वोट दिया था कि हम कहीं मुसीबत में फंसेंगे तो बचाओगे। तो ये है कि सही काम के लिए लोग नहीं आते हैं, गलत काम के लिए आएंगे और प्रेशराइज करेंगे, जो नहीं हो सकता उसी के लिए वो कहेंगे। गांव में जैसे इस इंदिरा आवास का भी चल रहा है यूपी में, जो उसके लिए ना आवास, वो प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास वही, तो जैसे सर्वे हो रहा है, जो पात्र नहीं है वो आदमी सबसे पहले कह रहा है प्रधान जी दो, कहीं अपनी जेब से देना है, हमको आवास दीजिए, हमारा भी कर दीजिए, हमारा भी कर दीजिए। अब उसको अगर हम ये कह दें कि नहीं भैया आप इसके लायक अरे नहीं हो, भाई आप अपात्र ये हो, जो तो है ना मुकरा कि जाएगा वो। ये जो बड़ी रोचक स्कीम है, ये भी इंदिरा आवास, ठीक है, ये इंदिरा गांधी के समय से चली आ रही है, इसका नाम इसलिए इंदिरा आवास है। जी जी और जी
अभी मोदी जी के समय उसका नाम प्रधानमंत्री आवास हो गया, ठीक हो है। गया, लेकिन खत्म नहीं होगा सर। इस नाते आबादी बढ़ती जा रही है। हमने पिछले कार्यकाल में 47 लोगों को आवास दिया, हाँ। और जिनके घर जो आवास नहीं पाए या उस अपात्र थे, उनको भी हमने, किसी को 5 सेट दिया, किसी को बकरी सेट हमने दिया। गांव से पूरे हमने छप्पर गायब कर दिए, एक भी गांव में कोई उसका छप्पर नहीं रह गया। हमें भी था कि चलो बढ़िया है, पूरे गांव को हमने एक पिंक कलर में करा दिया था, बढ़िया दिखने में लगे। अभी जब रिसेंटली सर्वे होने लगा, पता चला कि अब आवास का सर्वे होने वाला है, और मतलब डायरेक्ट मोबाइल से सेल्फ सर्वे होगा। हम्म। रातों रात करीब 150 झोपड़ियां गांव में आ गई। कहाँ से आएंगे? लोगों ने फटाफट बना लिया कि इसी का करेंगे। और जैसे हमने दिया बड़े वाले लड़के को, तो छोटे वाले का चाहिए, उसने अच्छा, दो लोगों ने पिटवा फटाफट दिए। बना लिया कि मतलब पैसा मिलेगा तो भले ही हाँ, साथ मतलब रह रहे हैं, ठीक है, अपना हाँ जाओ हाँ अपना बना हाँ। लो, सब बोलो कि कच्चा घर है तो आ बस जाए। बस बस सर्वे सर्वे ये में ग्रैंड। उसी में खड़े सेल्फ सर्वे करके फोटो खिंचवाएंगे, जांच होगी तो वही दिखाएंगे, साहब हमको तो बंटवारा हो गया, हम तो यहाँ आ गए। फिर रातों रात उतने आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये खत्म हो गया, उसके बाद फिर पता चलेगा कि ये हाँ, तीसरे समय वाले का समय चाहिए। तो भैया जितनी आबादी है भारत की, ठीक है, हर साल जो है कुछ तो परिवार अलग होंगे ही होंगे, उतने भी हो जाएं, होंगे। ठीक है और तो। अभी आप शौचालय का जैसे आप देख लीजिए कि गांव में मेरे कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल ना हो। हम्म। लेकिन जब मैं शौचालय देने लगा तो कह रहा, क्या प्रधान जी 12,000 रुपये में क्या हो रहा है, इसमें तो कुछ नहीं होना, मोबाइल लिया है 25,000 रुपये का। और कहता 12,000 में कुछ नहीं होना है, हम तो दो छू दीजिए। जब उसको समझाते थे कि ये अनुदान है, ये भैया पैसा नहीं है, तो कह रहा, अरे तो पैसा क्या, सरकार इससे बढ़िया हम खेते में जाएंगे। जब उसको समझाते, यार मोबाइल तुम अपने लिए लिए हो, तो इससे तो बीमारी हो रही है, गंदगी फैल रही है, तमाम तरीके की बीमारियां हो रही हैं, तो खुले में मत जाइए, कम से कम अपने माँ बहन बेटियों की इज्जत बचेगी, घर में बनवाइए। वो आदमी सुनने को ही नहीं तैयार है। नहीं, और मोबाइल 25,000 का लिए घूम रहे हैं, 1 लाख का एप्पल लेके घूम रहे हैं, लेकिन 12,000 का शौचालय देने के बाद बनवाने में हमारी एकदम, मतलब सारा वही है कि जो नानी माई याद आ जाती है शौचालय बनवाने में। हम्म। तो किसी तरीके से है। तो हमने सर पहले अपने गांव का जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे मैंने डाटा फीड कराया, गुजरात की एक फर्म को बुला के मैंने अपना गांव का जीआईएस मैपिंग कराया। उसके बाद मुझे पूरा एक एसेट पता लग गया मेरे गांव में, कि हमारे गांव में कितने किलोमीटर की 5 मीटर की चक रोड है, कितनी 2.5 मीटर की चक रोड है, कितना चकनाली है, और कौन सी जमीन विवादित है, कौन सी गैर विवादित है, कौन सा एकदम से विवाद वाला है। तो एक हमने रजिस्टर बनाया, उसमें अलग अलग लिखा कि विवादित, कम विवादित, और बिना आपने विवाद आपने वाला, और एकदम से खत्म। आपने कुछ पंचायत की भूमि भी जो किसी दबंग के पास से छुड़वाई है, ये आपने कोई ऐसा अनुभव रहा है आपका? हाँ हाँ, उसी बता रहे हैं, बस उसी पे आ रहे हैं, क्योंकि गांव में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि अब हम्म। हमें चकरोड बनवानी है, जहां जाए तो शुरुआत की तो बोले, अरे चकरोड ये हमारे में नहीं, इसके बगल वाले खेत में है। या हम्म। यहाँ कहाँ चकरोड है, जब लेखपाल के पास जाओ तो इधर उधर घुमाने पे वो समझाता था कि हाँ हाँ चकरोड तो है, तो नापने ही नहीं आए वो। तो जब जीआईएस मैपिंग हमने कराया पूरे गांव का, और हमने गांव के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गांव की हम्म। अपने वेबसाइट बनी, हमारी बनी थी पहले, अब इसमें तो नहीं बनी है, 5 साल के लिए पिछला हमने बनाया, उसी पे अपलोड कर दिया। गांव के लोग देखते थे कि कहाँ चक्रोड है, कहाँ चकनाली है। तो उससे एक साइकोलॉजिकल हमने प्रेशर पूरे गांव के भूमाफियाओं के ऊपर डाला, हाँ। और कि आपकी ये जमीन नहीं है, ये तो तालाब सरकार की है, ये चक्रोड हमारा है। तो जब वो बोलते थे आपका थोड़ा है, तो हम तो जवाब देते थे कि मेरा ही सब कुछ है, मैं सरकार हूँ आज की डेट में। पांच हाँ। साल के लिए इस गाँव का मैं सरकार हूँ, मेरा है ये, हाँ। मैं इसका केयर टेकर हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, तो ये तो आपको खाली करना पड़ेगा। तो हाँ। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता उससे आनी शुरू हुई। गांव के छोटे छोटे बच्चे कहते थे, अरे तलबुआ, आप कहते थे ना कि मेरा है, आपका नहीं है, ये तो सरकार का है, प्रधान को पता है ये सारी चीजें। तो हाँ। धीरे धीरे कुछ लोगों ने स्वेच्छा से खाली करना शुरू किया, कुछ से तो ये सरकारी। मतलब लोगों का प्रेशर ज्यादा काम किया। हाँ, साइकोलॉजिकल, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, अकेले हाँ। मैं जाऊंगा तो उनके सामने और मेरे साथ में कोई नहीं आएगा। अरे तो लोगों को वो ये भी हल्ला। रहता है कि मतलब ये कहाँ तक ये हकीकत है कि लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये जो दबंग लोग हैं उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो लाठी चला देंगे, वो तो मार देंगे, ठीक है, तो क्या ये मतलब ये थोड़ा ज्यादा लोग बोल जाते हैं या ये संभव है? नहीं, है संभव है, और हो रहा है, हर गांव में ये कहानी है। और अच्छा। ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक संरक्षण मिला रहता है। तो सबको मालूम है, हम 5 साल के लिए गांव के प्रधान बने, हमें तो हम किसी से ऐसा दुश्मनी मोल लेने जाए जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक हो, तो आदमी अवॉइड करता है ऐसे लोगों को। हमने शुरुआत किया उसके बाद में, और
पूरे गांव में हमने 23 सीसीटीवी कैमरे लगवाए। ये एक स्कीम थी सरकार की, चूंकि आप टेक्निकल आदमी हैं और आपने सैटेलाइट सर्वे वगैरह भी करवाया है, सॉरी ये जीआईएस मैपिंग वगैरह करवाया था, तो ये एक भू स्वामित्व करके एक वो चला था जिसमें बहुत क्लियर टाइटल ऑफ अ लैंड के ऊपर काम किया गया था। तो उससे ये जी, बात बनी नहीं क्या कुछ? ये तो अभी इधर हो रही सर, हम 2016 की बात कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। उसी के लिए मुझे प्रधानमंत्री से गुड गवर्नेंस का अवार्ड मिला था 2018 में, 24 अप्रैल को, मध्य प्रदेश में। अच्छा अच्छा। मैं तो अभी तो 2016 में ही अगर है ये जिससे बोला मैं जाए कि भू स्वामित्व में आपका भी योगदान है तो कोई बड़ी बात नहीं अब होगी। तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि भाई हमने उस समय इसको शुरुआत कराया था जब सरकार नहीं कर रही थी इसको। उसमें नहीं हमने नहीं, बहुत बिल्कुल है सारी बिल्कुल है चीजें। भाई। आप जैसे लोगों से सीख करके ही सरकार निर्णय लेती है और कैसे लेती है। ठीक है, तो तो सरकार ने भू स्वामित्व जो है वो आई थिंक आपके उदाहरण से सीखा होगा कि अब अगर ऐसा किया ये जाए तो। तो नहीं कह सकते सर, लेकिन अनऑफिशियली तो दावा कर सकते हैं। क्योंकि फिर उसमें हमने क्या किया कि सर बिजली के उसी बीच में विद्युतीकरण की स्कीम चालू हुई भारत सरकार द्वारा। फिर बिजली का पोल लगने में दिक्कत आ रही थी, कई सारी समस्याएं गांव में थी कि खंभा यहाँ नहीं गड़े, खंभा वहां नहीं गड़ेगा। तो हमने जीआईएस मैपिंग से हमने कहा कि हमें सब लोगों से अगर हम पूछेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो वो उससे बैठ के मैंने अपना पूरा प्लानिंग तैयार किया कि बिजली के कितने पोल लगेंगे और आने वाले 25 साल 30 साल तक हमारे गांव की आबादी किस सड़क पे बढ़ेगी और हम्म। कहाँ तक जाएगी। तो उस हिसाब से हमने बिजली का प्लानिंग तैयार किया। गांव में 3 ट्रांसफार्मर लगे और 110 पोल हमने लगवाया ये अभी। ये जितने आपने विकास कार्य किए, और मैंने आपको आने से पहले मैंने आपके बारे में पढ़ा था, एंड जी एंड श्रोताओं, जो आप लोग इसको देख रहे हो, एस्पायरिंग ग्राम प्रधान दिलीप जी ने जितना काम काम करवाया 10 साल में, बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। बट आप लोगों का जो सवाल एक रहता है वो दिलीप जी से मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, इस संसाधन, इसके लिए फंड कहाँ से आप जुटाते हैं? क्योंकि अंत में वही वित्त आयोग का पैसा है जो 5 लाख रुपए है। ठीक है, जी लोग पैसा कुछ सेल्फ कंट्रीब्यूशन लोग करना नहीं चाहते हैं, गांव के लोग जहां तक है। जी। सरकारी योजनाएं तो आपको पता ही है कि वो तो पूरी तरीके से सरकार की जकड़ में रहती है। तो आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस कहाँ से एक्यूमुलेट किए? अब जैसे विद्युतीकरण तो सरकार की तरफ से हो रहा था, उसमें तो हमें 1 रुपया लगना नहीं था। अच्छा। तो विद्युतीकरण हमने उससे स्कीम से हमने कराया वहां पे, और उसके बाद फिर हमने हर डिपार्टमेंट के पीछे मैंने लिखा पढ़ी शुरू की। जैसे गांव के बगल में एक हमारे परासी नाला था, हमारे इस क्षेत्र में था 3 किलोमीटर। हम्म तो उसको हमने सिंचाई विभाग को पत्र लिखना चालू कर दिया। सड़क के लिए हमने जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख को, पीडब्ल्यूडी को, उनको सबको लिखा पढ़ी हमने शुरू कर दिया हम्म कि चिट्ठी भेजते रहो, सभी दरवाजे पे खटखटाएंगे, कोई ना कोई कभी तो दरवाजा खुलेगा, कम से कम एक तो शुरुआत होगी कहीं ना कहीं से। और अपना चूंकि ये मनरेगा से भी हमने काम शुरू कराया, कुछ स्कीम में चक्रोट मिट्टी की पटाई जैसे काम हो या तालाब की खुदाई का काम हमने शुरू कराया। तो ये मनरेगा से हमने शुरू कराया और जो रिसोर्स थे उसी में हमने शुरू कराया। हाँ, हम्म शुरुआती दौर में जैसे जीआईएस मैपिंग हुआ, वाईफाई हुआ, सीसीटीवी, क्योंकि हमें शौक था कि हम क्या करें, तो उस समय पूरे यूपी में किसी भी गांव में वाईफाई, सीसीटीवी या पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं था। और जीआईएस मैपिंग तो किसी गांव में नहीं था, पूरे देश में मेरा इकलौता गांव है जो जीआईएस मैपिंग मैंने कराया था। तो तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमने पर्सनल इन्वेस्टमेंट करके उस चीज को किया। उसमें मेरा अपना निजी स्वार्थ ये था कि यूपी का पहला गांव रहेगा तो पहले का हमें तमगा मिल जाएगा। हमें तब तक ये आशा नहीं था कि हमें इसके काम के लिए कोई पुरस्कार मिलेगा या आगे हमें कुछ और काम मिलेगा इसका, ये कुछ आइडिया नहीं, बस ये था कि हम एकदम अलग करना चाह रहे हैं। पब्लिक जी। एडेड सिस्टम मैंने लगाया, पब्लिक एडेड सिस्टम हमारा बहुत ही सक्सेस रहा, और अब तो सरकार ने भी उसको कह दिया कि गाँव में लगाया जाए। क्योंकि होता क्या है कि गाँव के लोग समझते हैं हर मर्द की दवा प्रधान। हम्म तो हर खम्भे, हर दूसरे खंभे पे हमारे पब्लिक एडेड सिस्टम लगा हुआ है। हम्म। सुबह शाम उसमें भजन संध्या और तो साफ सफाई मतलब करते हैं। मेरे सवाल का आंसर को मिल गया एक तरह से। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें पैसा है, उसको जी खींचने का जो है ना तरीका आपको पता होना चाहिए। हाँ, बस आप बस दबाव बस। बना करके, चिट्ठी लिख करके, लोगों के पीछे पढ़ करके आप उन हाँ, सरकारी योजनाओं पैरवी। को पैसा खींच सकते हैं, और जी अपने जी। गांव में काफी सारा विकास कार्य करा सकते हैं सरकारी योजनाओं के द्वारा ही। ये सरकारी बहुत योजनाओं से ही अच्छा। और बिना किसी विधायक सांसद के उससे आप काम करा सकते हैं। तो दिलीप जी, एक और बड़ा रोचक सवाल रहता है। लोग कहते हैं कि जैसे ही आप प्रधान बनते हैं, राजनीतिक दल जो है आपके पास आते हैं कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, तो आपके पास कितनी पार्टी का न्योता आया ज्वाइन करने के लिए? अभी तो किसी पार्टी का नहीं है, उल्टे उनके लिए तो हम खतरा बने हुए हैं। अच्छा। हमें हमें तो उनके उनको ये लगता है कि कल कहीं मतलब हमारे सामने ना कोई आ जाए। जबकि हाँ, हमारा ऐसा कोई भविष्य में इरादा नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि जब कभी कभी अभी जैसे हमारे यहाँ हमने क्या किया कि गांव के नाले पे हमने एक पुल बनवाया 28 लाख रुपए से मनरेगा से।
उस पुल को बनवाने के लिए कई विधायकों ने, सांसदों ने और लोगों ने वादा किया था कि हमें जिताइए आप और हम यहाँ पे पुल बनवा पुल देंगे। बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे। तो चूंकि वो पुल की कीमत जो थी वो 2 करोड़ से ऊपर की आ रही थी, तो हम शुरुआत से ही एक चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला कि ऐसा खुराफात करो जो किसी ने सोचा ना हो। हम्म। तो जब हमने ये वाईफाई, सीसीटीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये सारी चीजें कर ली, तो फिर वो एक जगह आया कि प्रधान जी, मतलब उस दूसरे गांव के भी कुछ लोग आए कि आप चाहो तो पुल बन जाएगा यहाँ पे। हमने हम्म। कहा हम कैसे बनवाएंगे, जब विधायक सांसद नहीं बोले। अरे आप कहीं ना कहीं जोड़िया लाएंगे। फिर उसको मैंने क्या है कि 2-3 पुल मैंने देखा, ह्यूम पाइप के ऊपर ह्यूम पाइप, डबल लेयर की, उसको हम लोग हम्म। दुतल्ला पुल उसको बोलते थे। हम्म। पुराने टाइम का 2-3 जगह पुल बना हुआ था। हम्म। और हमारे यहाँ एक स्टेट हाईवे का निर्माण हो रहा था, तो एक पुल उस पर भी बना हुआ था। तो हम्म। देखा कि मैं जा रहा था वहां, तो एक बड़ी भीड़ लगी है। मैं भी रुका कि काहे भीड़ लगी है, तो पता चला भैया अंग्रेजों के टाइम का पुला रहा ही, और 2 दिन से जेसीबी तोड़ रहा है, तोड़ ही नहीं पा रहा है ये। तो अब हम्म। मैं भी तमाशा देखने आया, क्योंकि अपने यहाँ जाने रहे जेसीबी चल जाए तो सारा काम छोड़ के सैकड़ों आदमी जेसीबी चलना देखते हैं। मैं हम्म। भी देखने लगा, तो देखा तो वो टेक्नोलॉजी मुझे समझ में आ गई कि यार ये टेक्नोलॉजी तो मैं अपने यहाँ लगा सकता हूँ। फिर मैंने मनरेगा से उसको स्वीकृत कराया, इस बड़े समझा बुझा के कि अपने आप में पूरे जिले में एक अनोखा मॉडल रहेगा। तो अधिकारियों ने सपोर्ट किया, उस पे मैंने स्वीकृत करा के वो पुल बनवाया। और उस पुल से आज के डेट में कम से कम 20 गांवों को फायदा है, और कम से कम 5,000 लोग पर डे अप डाउन उस पुल से करते हैं। दिलीप जी, आप तो एमएलए हैं, मेरे को लग रहा है आप पसमन नहीं बना रहे हैं आप। अब उनको बाद में हुआ क्या कि बाद में लोगों ने, उस समय एक आए थे विधायक वहां के तत्कालीन, तो एक गांव के ही आदमी ने उनसे कहा कि बड़े, अपना भाषण दे रहे थे वो चौराहे पे कहीं, तो बोले अरे आप तो बड़े बड़े तीर मार रहे हैं, आप भी वादा करके गए थे पुल बनवा देंगे, कुछ नहीं कर पाए। एक पिद्दी भर का प्रधान ने देखो वो परसिया नाले पे उसने पुल बनवा दिया। और कहते हो आप हम बड़े तीर मार खाए विधायक हैं, आपसे ज्यादा ताकतवर तो वो आदमी है। हाँ। अब पता चला उसके बाद से उन्होंने हमारे विपक्षी को खोजना शुरू कर दिया कि इस गांव में कौन इनका विरोधी है, उसको सपोर्ट करो, इनके हाँ। खिलाफ बवाल कराओ गांव में। तो करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जहाँ बवाल है वही काम है। जब आपका विपक्ष मजबूत है तो काम करने में और मजा भी आता है। मजा भी आता है, और उसके बाद अगर अगर कोई विपक्षी नहीं है, इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कुछ कर जब ही तो आप नहीं है। बैठे हुए हैं आराम से ना, तो कोई विपक्ष। तो हमारे यहाँ भी 15 अगस्त हैं और भयंकर वाले हैं, तो वो पूछते थे अरे ये करा दे तो हम जाने, अरे ये तो करा ही नहीं सकते, तो वही चैलेंज हम एक्सेप्ट कर लेते थे। तो जो काम शुरू करा हमने, सब तक टेक्नोलॉजी का मेन हमें फायदा जो हुआ, जो हमें सीसीटीवी, वाईफाई, पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो हमारे गांव के लिए काफी बढ़िया साबित हुआ, जिससे कई बार गांव में आग लगने से बची, गांव में कोई चोरियां नहीं होती हैं, साफ सफाई रहती है। लेखपाल आता है तो एक दिन पहले हम अनाउंस कर देते हैं, सारे लोग पंचायत भवन पे आ जाते हैं। सेक्रेटरी आता है तो तुरंत अनाउंस कर देते हैं कि भाई सेक्रेटरी आए, जिसको काम हो आ जाइए। तो और कोई गांव में सार्वजनिक सूचना भी देनी है तो वो भी हो जाता है। तो लोगों का ट्रस्ट ये बढ़ा कि भाई हम ये तो हर काम ओपन कर रहे हैं, खुली बैठक भी करना है तो वो भी हम अपना बैठा के उसी अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ पूरी पारदर्शिता हमने दिखाई कि भाई जो है वो एकदम क्लियर कट है। आप ये नहीं कह सकते ग्राम सभा की बैठक इन्होंने चोरी बुला ली, हमें नहीं बताया, या कोटेदार ने राशन नहीं बांटा, हमें नहीं बताया इन्होंने। हमारा काम अनाउंसमेंट करना कि राशन इतना मिलना है, इतना किलो इतना रुपया लगेगा, और किसी भी सुविधा के लिए आप सप्लाई इंस्पेक्टर का मोबाइल नंबर ये, डीएसओ का मोबाइल नंबर ये, और एसडीएम का मोबाइल नंबर ये, आप उनसे संपर्क करिए। तो हमने सबको डाइवर्ट कर दिया कि ये सब सारी बला मेरे सिर पे नहीं है, अलग अलग है, तो आप उनसे संपर्क करो आप। मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ तो वो और अपना। ये एक एक चीज और है, इनफैक्ट ये मेरा आखिरी सवाल होगा, समय तो हो चुका है वैसे, 1 घंटे का हमारा नियत, बट फिर भी एक सवाल जो है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। ग्राम सभाएं नहीं होती हैं, जैसे आपने तो 150 लोगों की ग्राम सभा फिर भी कर ली, तो ये क्या ग्राम सभाएं जो आपने 150 की थी कंटिन्यूड रही, ये आपके पूरे कार्यकाल में होती रही, और या नहीं हुई? और जो लोग नहीं करा पाते उन्हें क्या करना चाहिए कि लोग ग्राम सभा में आए और ग्राम सभा नियत तरीके से हो? अब सर देखिए, हमने तो जो शुरुआत किया और हम तो कंटिन्यू करा रहे हैं। हम तो हर महीने हमारी ग्राम पंचायत की पहली बैठक तो हम करते हैं। अधिकतर प्रधानों को यही नहीं पता ग्राम पंचायत की बैठक क्या हो, ग्राम सभा की बैठक क्या है। हम्म। तो हम हम्म। हर महीने ग्राम पंचायत की बैठक और ग्राम सभा का तो साल में 4 बार 5 बार कभी भी बुला लेते हैं। कोई जरूरत आ गया, हमें कोई प्रस्ताव करना है तो वो तो बुलाते रहते हैं, लेकिन उतनी पार्टिसिपेशन लोगों की नहीं रहती थी। हम्म। हम्म।
मतलब 100 के अंदर ही हमेशा लोग आए, एक बार खड़े फर्स्ट टाइम छोड़ के। 10% का कोरम होता है ना आपका, 650, हाँ 10%, 65, हाँ तो 65 के हाँ ऊपर तो आपका कोरम पूरा हो रहा है हाँ ग्राम सभा हाँ का। हाँ हाँ, वो तो इनके पकड़ किसी तरीके से पूरा हो जाता था सर वो। लेकिन लोगों का क्या है कि वो जो उनके दिमाग में रहता था, अभी जैसे इस बार में है तो अरे भैया हमारा ये नहीं होगा, नहीं है, उनको आप लाख समझाइए कि इतने पैसा इतने में इतना ही काम होगा, वो आदमी समझने को तैयार नहीं होता है। हम्म। तो तो ग्राम लोगों सामुदायिक सहभागिता, लोगों से सरकारी योजनाओं के ज्यादा ज्यादा। आप बट जैसे आप बोल रहे हैं कि लोगों को पकड़ करके बुलाना पड़ता है, और यही मेरा सवाल है कि लोगों को ग्राम सभा में रुचि क्यों नहीं है आपके हिसाब से, जो कि उनको लगता है कि मेरा व्यक्तिगत काम नहीं होगा, हाँ तो इसलिए मैं ग्राम सभा में क्यों आऊं, मुझे कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव की बाकी हाँ, समस्याएं क्या है। अच्छा। तो बिल्कुल बिल्कुल है सर इसमें। और अभी मैं तो ऐसा भुक्तभोगी हूँ कि गांव हमारा तो, चूंकि अभी हमारे गांव में देश की पहली ग्रामीण स्पेस लैब भी लगी है। पूरे हम्म। देश की पहली स्पेस लैब है, और मैं पहला प्रधान हूँ जो इसरो विजिट करने के लिए गया। हमारे गांव के बच्चे ये, वहां गए। ये शशांक जी के प्रयास से हो रहा है क्या, शशांक जी के प्रयास है या कुछ अलग है ये? नहीं नहीं नहीं, हमने अपना अलग 2022 में हमने लगवाया था, हमने इसरो के माध्यम से। और देश की पहली ग्रामीण स्पेस लैब थी, और वहाँ के साइंटिस्ट भी आए, और आज हमारे गांव के मॉडल पे पूरे देश में 150 से ऊपर और 11 राज्यों में लैब लग चुकी। और अभी 3 अगस्त को इसरो के डायरेक्टर अहमदाबाद से आए थे, माननीय मुख्यमंत्री से भी वो मिले, और उन्होंने बाकायदा रिटर्न में दिया कि देश की पहली स्पेस लैब हमारे यहाँ से इनके यहाँ लगी, और इनके मॉडल को आज 11 राज्यों सहित यूपी के 13 जिलों में लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हम्म। हमें उस काम के लिए राष्ट्रपति महोदय से देश की तीसरी बाल हितैषी पंचायत का भी पुरस्कार मिला। और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड मिले हाँ, वो हमें। तो हमने बात और किया, हाँ। हाँ, और उसमें क्या था, जब 2018 में मुझे जब अवार्ड मिला दोनों प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी जी के माध्यम से, तो वहां से हमारे मन में आया कि यार अच्छा काम करने को पैसा मिलता है, तो पुरस्कार में चूंकि पैसा आता है, हम्म। तो वो पुरस्कार के पैसे को मैंने ऐसा काम शुरू किया कि ऐसा काम करो कि पुरस्कार दर पुरस्कार, पुरस्कार पे पुरस्कार लेते जाओ, और उस पैसे से काम करो। उससे पैसे से काम करा लो, ये भी एक आय और का साधन। लगभग लगभग हमें 1.5 करोड़ के आसपास ये पिछले 9 सालों में 1.5 करोड़ का पुरस्कार मिल चुका है, और अरे मैंने वाह, तो उस एक पैसे में ओएसआर जो है, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का एक जरिया जो है पुरस्कार के लिए। और उसका उसका नतीजा ये हुआ कि यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया कि मुख्यमंत्री पुरस्कार जिसको एक बार मिल गया उसको 5 साल बाद मिलेगा। और जो भारत सरकार ने लिख दिया कि जिसने एक बार भारत सरकार का अवार्ड ले लिया उसको 3 साल बाद ही वो अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि बार बार मैं ही हर जगह जाता था, क्योंकि अप्लाई हम करें। तो नहीं जब नहीं, उनका उसमें पर बाकी लोग भी अच्छा काम करें, उठाएं, इसमें कंपटीशन है तो अच्छा ही है ना, ये क्या बात हुई कि हम आप कह रहे हो कि हमसे अच्छी पूछते बात थे भारत सरकार के लोग, यूपी गवर्नमेंट के लोग, कि भाई आप ही बार बार क्यों आते थे, तो हमने कहा साहब ये कहाँ ये लिखा है कि सचिन तेंदुलकर ने एक बार सेंचुरी मारी दोबारा नहीं मारेगा। दोबारा नहीं मार हमारी सकते। मर्जी, हम दौड़ते तो हाँ रहेंगे भैया, जब तक। कभी सेंचुरी नहीं, मैं वोट कहूँगा बैंक। मैन ऑफ द मैच कह रहे, कहाँ लिखा है कि हाँ, एक प्लेयर को मैन ऑफ द मैच बस 3 बार मिल गया। हमने हमने वही तर्क दिया, और बाकायदा इसका जो रहा कि हम लगातार काम पे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की, और उसका नतीजा हमें मिलता गया। हमने आज जिस एक सड़क के लिए इस पूरे गांव में, जिसके लिए मैं वापस आया, आज हमारे गांव में 12.5 किलोमीटर पिच रोड है, और 6 दिशा में रोड है हमारे गांव में, 6 दिशा में रोड है। मतलब रोड है, सारी चीजें हैं। और अभी हम जाते जाते अपने हमने अपनी मदर के नाम से एक गांव में अस्पताल भी, निजी अस्पताल बना के हम सरकार को डोनेट भी करने जा रहे हैं, 10 बेड का। तो कोई ऐसी चीज आज के डेट में हमारे गांव में नहीं है। ओपन जिम, बच्चों का पार्क हो गया, और विद्यालय हमारा पीएम श्री हो गया हमारे। और अभी यूपी का सबसे बेस्ट पीएम श्री, 1700 विद्यालयों में सबसे बेस्ट पीएम श्री मेरा सेलेक्ट हुआ है। आपका होगा। हाँ नहीं नहीं, हमारा। तो जरूर। उस तरीके से हमने काम किया। हमारे यहाँ लबासना से एक बार ट्रेनिंग आईएएस भी आए, 10 आईएएस भी हमारे यहाँ आए, और वो 10 दिन हमारे गांव में रह के उन्होंने गांव पे हमारे स्टडी किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के आपने लोग उनको आके। बोला कि जब आप डीएम बनेंगे तो सबसे पहले डिवोल्यूशन ऑफ पावर कीजिएगा, ग्राम पंचायत उनको करेगा। उनको हमने कहा आपको नहीं यही गांव में रहना है, और गांव में रहना है, आप मेरे हिसाब से काम करोगे। और हाँ, मैंने उनसे वो काम कराए जो उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन अपने हिसाब से मैंने काम कराया। बहुत जब बढ़िया। वो जाते समय, गांव से जाते समय जब लोगों से विदाई में बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक आध सवाल किया कि आपको गांव वालों से कि आपके नजर में सबसे पावरफुल इंसान कौन है। हम्म। तो गांव के एक हमारे यहाँ यादव जी थे, हम्म। वो खड़े हो गए, मैंने सबको ही बताने लगा कि मोदी जी हैं, कोई योगी जी हैं, कोई कहें कि अमेरिका राष्ट्रपति हैं, तो हम्म। एक यादव जी थे, वो खड़े हुए लक्ष्य लेके। तो बोले दादा तुम ही बताओ। बोले हाँ मैं बताऊं कौन पावरफुल है। बोले बताइए। बोले साहब 2017 में एक कलेक्टर साहब आए थे गांव में, प्रधान जी लाए थे, उनके हम्म। साथ एक लाल पगड़ी वाला आदमी था।
हाँ, तो उनके किनारे नहीं जाने को हटो 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 एकदम ऐसे चल रहे थे कि मतलब 10 फुट हाँ, दूर कोई नहीं जा रहा था। और हाँ, लाल पगड़िया वाला तो ऐसे रहे जो कलेक्टरों साहब से बड़ा तेज घूमत रहा। तो हाँ, आप 2 जने आए हो, कहा तो हम कलेक्टर हैं। हाँ, तो बोले हाँ हम हैं। तो बोले साहब कल ही आप एक नाली साफ किए थे। बोले हाँ। तो बोले वो हमारे घर की नाली थी और मेरी उम्र आज के डेट में 70 साल है। तो बोले अच्छा, तो इसमें नया क्या है? बोले 70 साल में मैंने एक बार भी उस नाली को साफ नहीं किया है। और आप कह रहे हो हम तो कलेक्टर हैं। प्रधान जी के अंदर वो क्षमता थी। प्रधान जी ने कहा भाई सब लोग को नाली साफ करना है, और प्रधान जी थोड़े साफ कर, प्रधान जी तो फोटो खींच रहे थे जूता मोजा पहन के आराम से, आप तो कुदरा लेकर नाली साफ कर रहे हैं। तो हमें तो सबसे पावरफुल आदमी तो ये है। अब वो बेचारे भौचक्के। तो बोले यार प्रधान जी हमें नहीं पता था गाँव के लोग इतने होशियार होते हैं। हमने कहा नहीं, हमें जब प्रधानमंत्री 2018 में मिले थे अवार्ड के समय, तो उन्होंने हमें ये कुछ चीजें बताई थी, उसी का मैं अनुसरण कर रहा हूँ। उन्होंने यही कहा था कि गांव का प्रधानमंत्री होता है, और 1024 लोगों में कुछ तो ईश्वरीय गुण आप में रहा होगा, जो भगवान ने आपको उस स्पेशल काम के लिए भेजा है। जी, मुझे करोड़ों में एक चुना गया, आप हजारों में एक आए हैं। तो आपके अंदर वो क्षमता है। और प्रधान का काम ये होता है कि एन केन पकड़ेन अपनी बात को किसी भी तरीके से शासन प्रशासन से मनवा लेना। मनवा लेना। तो मैंने वही काम किया, मेरे अंदर कला थी, क्षमता थी। आपसे झाड़ू भी लगवाया गांव में, आपसे नाली भी साफ करवाया, आपसे हमने सर्वे भी पूरे गांव का कराया। मुझे आइडिया भी हो गया कि मुझे गांव में क्या नई चीज करनी है, गांव में कहाँ समस्याएं हैं जो हमें नहीं पता थी। हम्म, तो वो सब सारी चीजें हमने की, और हमने बाल पंचायत का गठन किया। बाल पंचायत के माध्यम से स्कूल का डेवलपमेंट, हमें उन्हें क्वालिटी एजुकेशन भी दिया। हाँ कुछ समस्याएं आई परिवार के ऊपर। गांव में ही हमारे पीएम श्री विद्यालय पे 3 दलितों ने मकान बना कब्जा कर लिया। हमने विद्यालय हटाने के लिए, उस कब्जा हटाने के लिए प्रयास किया, तो हमारे ऊपर SC ST छेड़खानी रेप का मुकदमा दर्ज हो गया हमारे हमारे भाई के ऊपर। गांव के लोग डर के हमारे सामने नहीं आए उन महिलाओं के, जबकि मैं उन्हीं के बच्चों के लिए कर रहा था कि उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। कोई सपोर्ट नहीं, 2 साल मुकदमा झेला, 22 जन में बरी हुआ। अभी जाते जाते कोर्ट से आदेश हुआ है, दशहरा के बाद किसी भी समय दोषीकरण हो सकता है उसका। कोर्ट से मैं केस जीत के आ गया हूँ, लेकिन आज की डेट में ये भी है कि शायद मैं अगर दोबारा अगर गया गांव में, तो हो सकता है 10-20 मुकदमे और मेरे ऊपर लग जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ, शिक्षा के साथ जो मैंने काम किया, उनके साथ मैंने, उनकी जो आशा थी कि हम उनके लिए कुछ अलग ये करें, मैंने देखिए, किया जो है। जो लीडर है ना, नेता जो है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उनको मजबूत होना पड़ता है। और काफी समाज के लिए कुछ अगर सही करना है ना, कहते हैं कि तो वो एक जो वो कड़वी गोली है, उसके जी बिना जो है वो इलाज नहीं होता है। तो ऐसे ही जी समाज का भी इलाज बिना कड़वी गोली के नहीं होता है। नहीं होता, वो आप सब कितनी दिखाना पड़ता है कि कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। गांव के लोगों ने लेने भी डरने चाहिए का जो भी भाई। आपको सपोर्ट नहीं आपको किया है। नेता चुना ही इसीलिए गया जिससे आप कठोर निर्णय लें। अगर सबके जी अंदर क्षमता होती कठोर निर्णय लेने की, तो सभी नेता होते भाई। आप नेता हमने इसीलिए हमने लगभग आज के डेट में गांव में 4 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी जमीन, सरकारी जमीन खाली कराई। और 32 बीघा, जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहा, 32 बीघा गौचर जमीन हमने खाली करा के उस पर 40,000 पेड़ लगाए। हम्म, और आज लोग ग्लोबल वार्मिंग और इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं अपने गांव में कार्बन न्यूट्रलिटी पे काम कर रहा हूँ, लगभग 70% में टारगेट अचीव कर चुका हूँ। मेरे गांव में इलेक्ट्रिक साइकिल चलती है ग्राम पंचायत की तरफ से, लोग 20 रुपया दे के ले जा सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ, 5 ई-रिक्शे गाँव में चलते हैं कि जिससे गाड़ियों का ये आपका डीजल। गांव ये कितने, मतलब अगर पहुंचना हो तो कैसे पहुंचा जा सकता है? ये बस्ती से बढ़नी रोड पे है, नेपाल की तरफ जो रास्ता जाता है उस पे, बस्ती से 70 किलोमीटर पे हमारा गाँव है। 70। 70 किलोमीटर। ठीक है। तो तो जो भी उस क्षेत्र के ग्राम प्रधान हैं या जो भावी ग्राम प्रधान है जो लड़ना चाहते हैं, मेरे को उनका अनुरोध है। मैंने आपको पंचायत का नाम दोबारा बता देता हूँ, मैं हौसदी औसनपुर। ठीक है। और ये जैसे कि बता रहे हैं, बस्ती 70 किलोमीटर है। तो आप लोग पहुंचिए, उसको अध्ययन कीजिए, समझिए, और वो मॉडल जो है उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। दिलीप जी, बातें बहुत हैं और आपके पास तो लॉन्ग लिस्ट है 10 साल की काम करने की, बट हमारे पास अब समय बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा ना। एंड पर जी हम लोग चर्चा जारी रखेंगे, हम लोग दोबारा बिल्कुल मिलेंगे, और बिल्कुल हो सकता है कि बिल्कुल पॉडकास्ट वर्जन 2 भी करें जी जी आपके साथ, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ सीखने को है मेरे लिए भी। तो साथियों, आज आपने देखा कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय से अपने गांव की स्वरूप को पूरी तरीके से बदल सकता है। और आज मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी सीखने को मिला होगा कि पहला जो हम ये बोलते हैं कि भाई संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है।
रिसोर्स अगर आप कमिटेड हैं तो आप इकट्ठा कर सकते हैं। दिलीप जी ने तो बिना ग्राम प्रधान बने ही रिसोर्स इकट्ठा किए और अपने गांव में एक सड़क बनवाई। ठीक है, प्रधान बनने के बाद भी उन्होंने कितने रिसोर्सेज इकट्ठा किए, कितना काम किया। तो ये जो हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्स को लेकर के हमेशा सोचते रहते हैं कि संसाधन कहाँ है, कैसे काम करें, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा और लगन की जरूरत है और प्रयास की जरूरत है दिलीप जी की तरह, तो आप गांव में वो सारे काम करवा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुझे समझ में आई और उस पर मैं स्वयं अध्ययन करूंगा कि दिलीप जैसे लोग राजनीति में आगे क्यों नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने वो अपना वक्तव्य रखा, बट मेरे को ये अभी मेरे लिए एक शोध का विषय बन गया है कि दिलीप जी जैसे लोग राजनीति में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो इस पर मैं शोध करूंगा। दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक होगा हमारे ग्राम प्रधानों के लिए।